ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें आप लोगों को बिल्कुल यूपीएससी एस्पेरेंट की एक कहानी आप लोगों को नजर आएगी। ये इंसान जो है ढोलक भी अपने आप बजा रहा है, गिटार भी अपने आप बजा रहा है, अपने आप ही गाना गा रहा है, ऊपर की टपली अपने आप बजा रहा है, हाथ पैर मुंह सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। सेम कंडीशन एक यूपीएससी एस्पेरेंट की रहती है। एक साइड में सिलेबस कवर करना है, एक साइड में फैमिली का प्रेशर, एक साइड में रिश्तेदारों का प्रेशर, एक साइड में पड़ोसी का प्रेशर, एक साइड में शादी का प्रेशर, एक साइड में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेशर, और ऊपर से ले देकर अगर कुछ एग्जाम क्लियर हो जाए तो प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस का प्रेशर, मेंस क्लियर हो गया तो इंटरव्यू का प्रेशर, और इंटरव्यू क्लियर हो जाए तो फिर वैसा सारे प्रेशर रिलीज हो जाते हैं। तो जिंदगी में ना यार अपने आप की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को खुद से लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिंदगी में दुनिया जो है ना वो बस खड़ा होकर तमाशा देखेगी। तो ये टेंशन मत लो कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। सारे काम खुद से करो और लाइफ को एंजॉय करो, बस अपना 100% दो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मेहनत कर कर कभी किसी की जान नहीं गई है, पर उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा सब खड़े होकर बस तालियां ही बजाएंगे फिर। जय हिंद दोस्तों, नो गुड मॉर्निंग, नो गुड आफ्टरनून, नो गुड इवनिंग, बस जय हिंद लिखना, ठीक है। आज है 26 सितंबर। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और जो एडिटोरियल डिस्कशन है ना, इतना शानदार रहने वाला है कि जिस किसी का पढ़ने का भी मन नहीं होगा ना, उसका भी पढ़ने का मन करेगा। इतनी शानदार तरीके से आज का डिस्कशन होने वाला है। करंट और स्टैटिक का बड़ा ही प्यारा सा मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक एक आर्टिकल में आप लोगों का मजा आने वाला है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अगर एंड तक आप लोग वीडियो देखोगे तो सरप्राइज है आज आपके लिए एंडिंग में, क्योंकि आज इतने सारे आर्टिकल है छोटे वाले और उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो पूरी टेस्ट सीरीज भी कवर होगी, वोकैबुलरी भी कवर होगी, आप लोगों के लिए सी सेट का क्वेश्चन भी होगा, नेशनल पार्क भी होगा, लोकेशन भी होगी। यानी कि मुझे लग रहा है कि कोई 15 से 20 आर्टिकल आज डिस्कस होने हैं, तो बिल्कुल पेटी बांध कर बैठ जाइए। ये जो पहला आर्टिकल होगा ये कावेरी वाटर इशू के बारे में है। एक नया एंगल आप लोगों को बताऊंगा, करंट और स्टैटिक का मिक्सचर कर पढ़ाऊंगा शानदार तरीके से। ये जो आर्टिकल है ना, इस साइड वाला आर्टिकल है, ये आर्टिकल ऐसा है कि आप लोगों के चक्षु खोलने वाला है। इंटरनेशनल इवेंट का एक आर्टिकल है, ये अजरबैजान और अर्मीनिया का इशू है। इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आज के बाद में भूलोगे नहीं। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में बिल्कुल शानदार तरीके से कवर करेंगे, बड़ा प्यारा आर्टिकल होगा, ठीक है। ये आर्टिकल और ये आर्टिकल दोनों एक साथ में डिस्कस करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बच्चों के ऊपर क्या इंपैक्ट है, कुछ नया एंगल जानने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा, मस्त तरीके से डिस्कस करेंगे। वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुन ली होगी, पर क्या उसकी हिस्ट्री सुनी है? तो आज इस आर्टिकल में हिस्ट्री पढ़ाएंगे, उस पर्टिकुलर जो रिजर्वेशन बिल की आखिर कहां से निकल कर आया और उससे पहले क्या कंडीशन थी, तो सारी बातें डिस्कस करेंगे शानदार तरीके से। मणिपुर के अंदर में आज भी क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ये आर्टिकल बड़ा ही डिफरेंट सा आर्टिकल है। आप लोगों को महिलाओं की कंडीशन बताएगा बेसिकली कि इंडिपेंडेंट तरीके से उनको अपनी जिंदगी तक नहीं जीने दी जाती है कई बार। तो एक नया एंगल और एक एग्जाम्पल होगा यहाँ से, जिसको आप लोग यूज भी कर सकते हो आंसर राइटिंग वगैरह में भी। G20 की मीटिंग हो चुकी है हमारे देश के अंदर में 9-10 सितंबर में, उसी के ऊपर आर्टिकल है। कुछ बहुत सारे आर्टिकल को एक जगह कंबाइन कर कर वही सारी बातें बेसिकली आप लोगों को देखने को मिल रही है। मतलब कि अलग अलग तरीके से वही बातें बताई जा रही हैं। टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, कोई बात नहीं है, पर लेकिन हाँ कि एक तरीके से रिवीजन वाला आर्टिकल आप लोग बोल सकते हो। कावेरी वाला एक और आर्टिकल है, यहाँ पर दोनों को मर्ज कर डिस्कस करूंगा, क्योंकि टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों का मजा आने वाला है। पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। मतलब झंडे गाड़ दिए हमारे देश की लड़कियों ने यहाँ पर। आज के डेट में अगर बात करें, क्रिकेट वुमेन टीम के द्वारा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर दी गई। मतलब गोल्ड जीत कर यार झंडे गाड़ दिए। ये देखो हमारी जो अभी फिलहाल जो पोजीशन है मेडल टैली में, तो 2 गोल्ड हमारे पास में हो चुके हैं, ठीक है। टोटल मिलाकर हमारे पास में 11 मेडल हो चुके हैं। अगर टोटल मेडल टैली देखोगे एशियन गेम की, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा चाइना है, क्योंकि घर में हो रहा है, भाई साहब टॉप पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो 39 गोल्ड के साथ में टॉप पे है, 69 टोटल मेडल है। हमारी पोजीशन भी कोई ज्यादा बेकार नहीं है, 5वें नंबर पर हम लोग हैं शानदार तरीके से, तो टॉप 5 में है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो 2 गोल्ड के साथ में और इसी के साथ में टोटल मेडल हमारे पास में हो गए 11। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ में आने वाले टाइम में एक ब्रॉन्ज और आप लोगों का पक्का हो गया। यहाँ पर ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा एक काफी शानदार तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये हमारे लिए जो नजर आने वाला है आप लोगों को, तो ये भी आप लोग देखिए आने वाले टाइम में और भी मेडल हमारे खाते में आप लोग को जुड़ते हुए देखने को मिलेंगे। शूटिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही, तो ये स्टार्टिंग में मैंने कहा बता दूं, कम से कम आप लोग कॉन्फिडेंस में आ जाओ कि वाह झंडे गाड़ रहे हैं हमारे देश के प्लेयर, तो हमको भी झंडे गाड़ने हैं, ठीक है। शानदार बात बोली गई भाई साहब, अपने खुद के सपनों के पीछे इतना भागो, इतना भागो, इतना भागो कि एक दिन तुमको पाना भी लोगों के लिए सपना बन जाए। कैसा लगा सुन के? थोड़े रोंगटे से खड़े हुए कि नहीं हुए? मतलब जिंदगी में ना अपनी जिंदगी के ऊपर फोकस देना है बस 100%। और फिर देखो घर वालों का भी मजा आएगा और रिश्तेदारों का भी मजा आएगा। घर वालों का मजा तो इसलिए आएगा कि बच्चा कुछ कर गया, रिश्तेदारों का मजा इसलिए आएगा क्योंकि आप लोगों का मजा आएगा, रिश्तेदारों को मिर्च लगेगी, ठीक है, कि ये कैसे कर गया। तो इसलिए ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों की लाइफ सुधारने की।
कौन है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, पहचानो। आज न्यूज में है, क्यों है न्यूज में, तो मैं आप लोगों से डिस्कस करने ही वाला हूं काफी तसल्ली से। पर आगे बढ़ने से पहले किस तरीके से अपना दिन आप लोग यूटिलाइज करने वाले हो, पहले तो ये बताओ कि कल का दिन कैसा रहा और आज के दिन को कैसे यूटिलाइज करने वाले हो। ये 21 डे चैलेंज है जिसमें मुझे लग रहा था कि बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, पर लेकिन लगभग 5000 बच्चों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम 10,000 बच्चे तो पार्टिसिपेट करेंगे। 40-45,000 लोग वीडियो देख रहे हैं और 10,000 भी आगे नहीं आए इस चैलेंज को लेने के लिए, पहले हार मार ली है। मतलब टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, पानी पीना सुबह उठ के, अपने दिन का शेड्यूल बनाना और 10 से 15-20 मिनट एक्सरसाइज करना। ये इवन ये भी नहीं किया गया आप लोगों से। मतलब ये छोटा सा एक टारगेट था जो कि आप लोगों को दिखाता है डिसिप्लिन में हो कि वीडियो को लाइक करना। तो टोटल मिलाकर 5 नंबर थे आप लोग। 5 नंबर में से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कम से कम 9 से 10,000 लोग जो हैं वो यहाँ पर इस टारगेट के अंदर में शामिल होंगे, पर लेकिन यहाँ पर ओनली 5,000 के करीब लोगों ने शामिल होकर दिया। यहाँ पर क्या चाह रहे हो जिंदगी को, मतलब नहीं चाह रहे हो क्या? वैसे तो लग रहा है कि सपने पूरे करने, पर लेकिन सपने पूरे करने के लिए थोड़ी तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना। एक बार इस शेड्यूल को फॉलो करके देखो, ठीक है। ये शेड्यूल अगर फॉलो कर लोगे ना, आप लोग की इफिशिएंसी ना 90% इंक्रीज ना हो जाए तो बता देना। आप लोग इस तरीके से अपनी जिंदगी को लेकर चलोगे अगर ये चीज फिक्स कर लोगे, और एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस देखना झंडे गाड़ के आओगे, इस बात की गारंटी देता हूं। बस एक बार ट्राई करके देख लेना एक बार, ठीक है, फिर देखना क्या मजा आता है जिंदगी जीने में। दोस्तों, इंसानों की एक फितरत होती है, जब किसी दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम के अंदर में हो तो ऊपर वाले को याद करते हैं, और जब ठीक हो तो लाइफ को एंजॉय करते हुए अपनी ज़िंदगी में मगन रहते हैं। यानी कि ऊपर वाले को तब याद करते हैं जब लाइफ में दिक्कत आती है। सेम बिल्कुल कॉन्सेप्ट आप लोगों को इस आर्टिकल पर इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। अभी कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में पानी को लेकर लड़ाई रहती है, कावेरी रिवर को लेकर। और ऐसा नहीं कि अभी की लड़ाई है, ये सदियों लंबी पुरानी लड़ाई यहाँ पर चली आ रही है, जिसमें कर्नाटका जो है वो पानी छोड़ने से मना करता है और तमिलनाडु जो है वो बार बार इस मुद्दे को लेकर फिर कोर्ट में जाता है। अभी इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे देखने को मिली इस आर्टिकल के अंदर में, वो आप लोगों को सुनकर भी हंसी आएगी। कर्नाटका जो है वो पहुंचा कोर्ट के अंदर में कि अब की बार जो बारिश है वो 53% कम हुई है, इसलिए मैं तमिलनाडु को पानी नहीं दूंगा। जो तमिलनाडु को पानी देने की बात की गई है वो ऐसा नहीं कि एकदम कर दी गई है, ये काफी लंबे समय से एक लड़ाई चली हुई आ रही है कर्नाटका और तमिलनाडु में पानी को लेकर। इसके लिए एक ट्राइब्यूनल बनाया गया, उसने ट्राइब्यूनल ने अपना डिसीजन दिया 2007 में। फिर उससे भी लोग खुश नहीं हुए तो मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया और बोला कि भाई पानी को ऐसे ऐसे बांट लो। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पानी जो हिस्से में आता है वो आता है तमिलनाडु के, दूसरे नंबर पर जो हिस्से में आता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कर्नाटका के, तीसरे नंबर पर केरला के और चौथे नंबर पर पुदुचेरी के। यानी कि टोटल मिलाकर 4 पार्टी हैं इस पर्टिकुलर पानी के बंटवारे के अंदर में। अब इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि कर्नाटका ने बोला कि यार 53% जो है वो बारिश कम हुई है, तो इसलिए मैं तमिलनाडु को अब की बार पानी नहीं दे पाऊंगा। ये कोर्ट ने बोला कि मेरे पास मत आओ, मैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं दूंगा, इस मैटर में हम लोग एक्सपर्ट नहीं है। आपके लिए एक पर्टिकुलर हम लोगों ने ऑथोरिटी बना रखी है जिसको बोलते हैं CWMA। ये क्या है? इसका नाम है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसमें एक्सपर्ट रहते हैं और वो डिसाइड करेंगे कि पानी देना है कि नहीं देना है, उनसे जाकर बात करो। कर्नाटका जो है उनके पास भी जाकर सेम बात बोलता है कि देखो जी अब की बार 53% पानी जो है वो कम बरसा है, तो इसलिए मैं तमिलनाडु को पानी नहीं दूंगा। इस पर्टिकुलर अथॉरिटी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, मतलब एक तरीका जोक बोल सकते हो आप लोग, जिसको सुनकर मुझे हंसी आ गई। उन्होंने बोला कि यार कर्नाटका तू ये बता कि जब मॉनसून जो है फुल होता है, यानी कि 100% होता है और 100% से भी ऊपर होता है, तब तो तू ये नहीं बोलता कि अब की बार बारिश ज्यादा हो गई है, मैं तमिलनाडु को थोड़ा सा ज्यादा पानी दे देता हूं। तब तो तुम कोई जिक्र नहीं करते, तब तो तुम ये कहते हैं कि जिस तरीके से पानी का बंटवारा हो रखा है बेसिकली उसी तरीके से पानी देना है, ज्यादा पानी नहीं दूंगा। पर जब पानी कम होता है तब तुम जरूर कहते हो कि पानी अब की बार कम है, कि अब की बार हम पानी नहीं दे पाएंगे। ये कैसी मजाक है यार, ये तो बता दो। तो कर्नाटका को समझ ही नहीं आया क्या बोलना है, क्योंकि बात ये सी पूछ ली कि जब पानी खूब आता है, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा आता है भर भर के, तब तो तुम बेसिकली कुछ बातें ही नहीं करते हो। तो इस पर्टिकुलर मुद्दे को हमेशा से बड़ा ही क्रिटिकल माना जाता है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, और उस टाइम पर तो मुद्दा और गहरा जाता है जब यहाँ पर ये पॉलिटिकल मुद्दे की तरीके से एक दूसरे के सामने निकल कर आता है। और आप लोगों को पता है जिस मुद्दे पर पॉलिटिक्स खेली जाती है वो अलग ही रंग में निकल कर आता है। अभी यहाँ पर मुद्दा ये आ गया सीधे सीधा कि कर्नाटका को बोला गया है
कि आपको 5000 क्यूबिक वाटर जो है पर सेकंड के हिसाब से तमिलनाडु को देना है, वो भी कब तक, 27 सितंबर तक का। ये बातें यहां पर बोल दी गई है। तो कर्नाटका को कुछ भी रोए मन से या फिर खुश मन से कुछ भी बोल लो, कर्नाटका को वो पानी जो है वो छोड़ना पड़ रहा है। और ये पानी छोड़ने की वजह से कर्नाटका जो है वो काफी दिल से दुखी भी है, दिल भारी हो रखा है उसका, क्योंकि उसकी वजह से वहां पर प्रोटेस्ट भी हो रहा था, पानी कम है, कई सारे लोग जो है पॉलिटिकल गेम बना देते हैं, तो वो सारी दिक्कतें यहां पर देखने को मिल रही थी। पर फिर भी कर्नाटका को पानी जो है वो छोड़ना यहां पर पड़ रहा है। एक और मुद्दा है, 26 सितंबर को यहां पर अभी एक पर्टिकुलर मीटिंग होने वाली है कावेरी वाटर मैनेजमेंट की। उसमें यह बोला जा रहा है कि यार ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि आप लोग इसको कि पानी ज्यादा आ रहा है तो नहीं छोड़े, ज्यादा आ रहा है तो छोड़ देंगे, कम आ रहा है तो नहीं छोड़ेंगे। कुछ इस तरीके से फॉर्मूला सेट कर लो ना कि परसेंटेज के हिसाब से कर लो कि पानी ज्यादा आएगा तो ज्यादा छोड़ा जाएगा और पानी कम आएगा तो कम छोड़ा जाएगा। ऐसे भी तो आप लोग कोई एक ड्रिफ्टिंग व्यू, आप लोग एक तरीके से ड्रिफ्टिंग फॉर्मूला बना सकते हैं, क्योंकि दोनों का व्यू वैसे भी नहीं मिलता है कर्नाटक और तमिलनाडु का। तो फॉर्मूला इस तरीके से लेकर चला जाए ताकि वो इस तरीके का फॉर्मूला बने जो कि वाटर का डेफिशिएट हो, तो उस तरीके से उस हिसाब को एक तरीके से डिस्कस किया जाए। तो यानी कि और ज्यादा एक्सपर्ट तरीके से इस मैटर को देखने की जरूरत है। और सारा मुद्दा ये बोला गया कि इसको एक्सपर्ट के तरीके से ही देखना है, इसमें पॉलिटिक्स जो है वो अंदर नहीं ठूंसनी है, क्योंकि जब पॉलिटिक्स इसके अंदर में चली जाती है तो रियलिटी में जो ग्राउंड लेवल की वो प्रॉब्लम है उसको सब इग्नोर कर देते हैं। अब यहां से आगे जो कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सुनकर आप लोगों के मजे आने वाले हैं, क्योंकि ये कहानी ऐसी है जिसमें कोर्ट और पार्लियामेंट दोनों के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि पूरा मुद्दा क्या है, अच्छे से आप लोग इसको समझ पाएंगे। ये पर्टिकुलर जो मुद्दा निकल कर आता है, ये मुद्दा निकल कर आता है हमारे देश के अंदर में, जब हमारे देश के अंदर में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेकर आते हैं। अलग अलग राज्य उनके बीच में बंटवारा होता है, अलग अलग बाउंड्री बनती है। जैसे रिसेंटली 2014 में अभी क्या हुआ, आंध्र प्रदेश से निकालकर तेलंगाना अलग राज्य बना दिया, तो नदियां भी बटी होंगी। ऐसे ही अलग अलग टाइम पर आप लोगों के देखा होगा देश के अंदर में कई सारे राज्य हमारे देश में बनाए गए, तो उस टाइम पर रिवर के बंटवारे हुए तो फिर लड़ाइयां होनी स्टार्ट हो गई। तो रिवर बोर्ड एक्ट बनाया गया 1956 में और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट भी बनाया गया 1956 में। ये दो कानून जो हैं, जब हमारे देश के अंदर में नदियों के बीच को लेकर लड़ाई होती है तो ये दो कानून काम करते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यार पानी की लड़ाई हो रही है तो हमारे देश के अंदर में संविधान के अंदर में 7वां शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट हैं, एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा ये बताओ पानी किस मैटर के अंदर में रखा गया है? तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन बनता है। वाटर जो है वो 17 एंट्री के अंदर में रखा गया है जो कि स्टेट लिस्ट की कैटेगरी में आता है। पर लेकिन ऐसा नहीं कि स्टेट लिस्ट की ही कैटेगरी में आता है, यूनियन लिस्ट की कैटेगरी में भी आ जाता है जब पानी की बात हो जाती है दो राज्यों से बीच के बारे में। यानी कि जब एक राज्य की बात है तो सही है, पर लेकिन अगर रिवर जो है वो इंटर स्टेट रिवर हो गई तो क्या होगा, अब तो 2 राज्यों में चली गई, तो फिर इस मुद्दे को देखेगा पार्लियामेंट यानी कि सेंटर। अब यहां पर काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन ही पूछ ले आते हैं। और अगर आप लोग उस राज्य से निकल कर आते हैं जिस राज्य में से ये रिवर बहकर गुजरती है और इस राज्य में लड़ाई है बेसिकली पानी को लेकर, तो आप लोगों के लिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन स्टेट पीसीएस के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। अब देख लो, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट हो गया, गोदावरी हो गया, नर्मदा हो गया, ये सारे के सारे जो लड़ाइयां हैं ये लंबे समय से चली हुई आ रही है हमारे देश के अंदर में। 1969 से लेके और फिलहाल प्रेजेंट टाइम तक के भी मुद्दे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और कौन कौन से राज्य हैं ये आप लोगों के सामने हैं। अच्छा ये बताइए इनमें से किस राज्य से आप लोग आते हैं, या फिर आप लोगों के राज्य से रिलेटेड कौन सा रिवर वाटर डिस्प्यूट है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। इसको थोड़ा सा और तसल्ली में अगर आप लोगों को समझना है तो ये पिक्चर इसको और बुक भी दिखाती है, रिवर भी आप लोगों को दिख जा रही है यहां पर और इनके बीच में लड़ाइयां भी आप लोगों को दिख जा रही है। पर मुद्दा यहां पर यह निकल कर आता है, अगर आप लोग जाकर हमारे संविधान के अंदर में झांकोगे तो संविधान के अंदर में कहीं ना कहीं ये फोकस किया गया है कि जब भी 2 राज्यों के बीच में पानी को लेकर लड़ाई होगी तो यहां पर जो काम करेगा इसको सोल्यूशन निकालने का, वो काम दे दिया गया है किसके हाथ में, पार्लियामेंट के हाथ में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो इसको लेकर पार्लियामेंट बार बार ये बोलती है कि इस मुद्दे के ऊपर जो है कोर्ट जो है वो एंट्री नहीं करेगा, ये मुद्दा हमारा है और हम ही इस मुद्दे को निपटाएंगे, ये बातें बोली जाती है। एक पर्टिकुलर आर्टिकल जो है उसके अंदर में प्रोविजन भी आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके तहत यहां पर ये कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इसके अंदर में एंट्री ना हो। अगर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई तो वहां पर पता नहीं केस कब तक खिंचता रहेगा और फिर केस पर केस, तारीख पर तारीख चलती रहती है। तो इसीलिए बोला गया है आर्टिकल 262 के अंदर में, 262 यानी कि 262 में कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात करें हैं तो साफ साफ बोलता है कि पार्लियामेंट जो है
वो यहां पर इस मुद्दे को देखेगी, कैसे पानी को कंट्रोल करना है, कैसे यूज करना है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है दो राज्यों के बीच में। और पार्लियामेंट जो है वो यहां पर प्रोवाइड कराएगी नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नोर द हाई कोर्ट। ये दो कंडीशन जो है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बोल दी गई है। यानी कि आर्टिकल 262 में ये बोली गई है कि अगर दो राज्यों के बीच में लड़ाई होती है तो पार्लियामेंट ही उसका सॉल्यूशन निकालेगी। ये पॉइंट 1 में बोला गया आर्टिकल 262 के। पॉइंट 2 में ये बोला गया है कि अगर ये लड़ाई जो है ये और भी आगे बढ़ती है किसी भी तरीके से तो पार्लियामेंट ही सॉल्यूशन निकालेगी, ना तो सुप्रीम कोर्ट इसमें एंट्री करेगा ना ही हाई कोर्ट एंट्री करेगा। इस आर्टिकल को लेकर बेसिकली पार्लियामेंट कूदती फिरती थी कि भाई साहब हम ही सॉल्यूशन निकालेंगे, हम ही सॉल्यूशन निकालेंगे, कोर्ट तो इसके अंदर में एंट्री नहीं आएगा। फिर आप लोग बोलोगे सर रुकिए रुकिए, अभी तो आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया 2018 में, ये सुप्रीम कोर्ट रजनीकांत की तरीके से कैसे एंट्री कर गया फिर इस मुद्दे में। अब यहां से पूरा माहौल बदल जाता है। उन्हें कहते कि जज्बात बदल गए, माहौल बदल गया, तो वो माहौल अब आप लोगों को यहां पर बदलता हुआ नजर आएगा, जो कि पूरा इस आर्टिकल का एक बोल सकते हैं आप लोग जान है इस आर्टिकल की जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी कई बार लोगों से पूछा गया कि ऐसा कैसे, कि आर्टिकल 262 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट ही उसका सॉल्यूशन निकालेगी और सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उसके अंदर एंट्री नहीं करेंगे। फिर तो ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट और हाई बेसिकली सुप्रीम कोर्ट यहां पर डिसीजन देता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है। तो ये कमाल होता है यहां पर हमारे संविधान के अंदर में दूसरे आर्टिकल की वजह से। अब ये आर्टिकल जो बताने जा रहा हूं ना, इनको याद रख लेना, और जब मैं बोलता हूं याद रख लिया करो तो थोड़े से सीरियस हो जाया करो, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं भाग भाग कर। ठीक है, एक आर्टिकल तो आप लोगों को याद रखना है, आर्टिकल 131 यानी कि 131 आर्टिकल। 131 आर्टिकल में क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि अगर दो राज्यों के बीच में या फिर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई लड़ाई होती है तो ओरिजिनल जुडिक्शन हमारे पास में है कि हम ही उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। मतलब अगर दो राज्य लड़ रहे हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के साथ में लड़ रही है तो केस का बंटवारा, केस का निपटारा हम करेंगे, यानी कि उसके मालिक हम होंगे। सुप्रीम कोर्ट बोलता है, ये आर्टिकल 131 में लिखा है। ठीक है, अभी भी नहीं मान रहे? ठीक है, हम तुमको मनाने के और तरीके हैं हमारे पास में। ऐसे मत लो कि हम एक ही बात बोलेंगे, तुमको बहुत सारी बातें बताएंगे। अब दूसरी बात पर आ जाओ। एक आर्टिकल है 136, इसको आर्टिकल बोलते हैं 136। अनुच्छेद 136 में यह लिखा हुआ है कि कोई भी ट्रिब्यूनल अगर यहां पर अपना बेसिकली काम करता है, ट्रिब्यूनल अपना डिसीजन देता है और ट्रिब्यूनल के डिसीजन से अगर कोई यहां पर खुश नहीं होता है, ट्रिब्यूनल ने जो डिसीजन यहां पर पास कर दिया, उस ऑर्डर को जो है वो सुप्रीम कोर्ट यहां पर देखेगा आराम से। यानी कि फिर से सुप्रीम कोर्ट को पावर मिल गई। चलो मान लेते हैं, तुम सेंटर को बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट, मान लेते हैं कि तुम इन दोनों आर्टिकल से भी सहमत नहीं हो कि नहीं हम नहीं मानते, मजा नहीं आया, तो तुम्हारा मजा हम बिल्कुल देंगे, और वो मजा है ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र याद रखना, आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 ये बोलता है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट को दिखे कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं कुछ गलत हो रहा है, सोसाइटी के ऊपर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो तुमको कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराना है। और ये कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए तुम किसी भी हद तक पार जा सकते हो। यानी कि अगर ये मैटर अगर आप लोगों को लग रहा है, बिल्कुल आप लोग ऐसा बोल सकते हो। इनडायरेक्ट वे में सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दे दी कि भाई साहब अगर कोई मैटर ऐसा आ जाए ना और तुमको लगे सोसाइटी के ऊपर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो बिना सोचे समझे उस केस में घुस जाना। ठीक है तो ये बाईपास एंट्री है सुप्रीम कोर्ट की, किसी भी मैटर में घुसकर उसमें कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराने की। तो यहां पर ये 3 आर्टिकल ऐसे आते हैं जिसके सामने सरकार जो है घुटने टेक देती है और फिर बोलती है जहां पना तुसी ग्रेट हो, इस पर्टिकुलर केस में एंट्री करो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट वहां पर एंट्री कर लेते हैं। तो ये पूरा मुद्दा मैंने आप लोगों को समझाया, यहां तक कोई भी डाउट आप लोगों के मन में यहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहां पर आता है, किस एंट्री में आता है, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। अब जब कावेरी के ऊपर ये सारा बवाल हो रहा है तो कावेरी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को और पता होनी चाहिए, क्योंकि कावेरी एक रिवर है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर। ये ताल कावेरी इसी के साथ में ब्रह्मगिरी हिल से यहां पर निकल कर आती है, जो कि ये कर्नाटका के अंदर में कुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जिसको यहां पर कोडागु भी बोलते हैं, वहां से ओरिजिनेट होती है और जाकर कहां गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। अप्रोक्सीमेट 805 ये किलोमीटर इसका एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरी भी हैं, जैसे कि काबिनी हो गया, भाविनी हो गया, तो ये ज्यादा रटनी नहीं है, पर हल्का सा अगर आप लोग इन राज्य से आते हैं तो याद जरूर रख लेना। फ्लो तो होती है कर्नाटका और तमिलनाडु से, पर लेकिन फायदा केरला और पुदुचेरी को भी होता है, वो याद रखना। इसका कई जगह यूज किया जाता है, जैसे इरिगेशन के लिए, हाइड्रो पावर के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। इसी के साथ में कृष्णा राजा सागर डैम और मित्तूर डैम आप लोगों को इसी के साथ में कनेक्टेड नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है, इसकी एंसेंट जो एक कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पूजा जाता है, तो ये सिग्निफिकेंस है दोनों राज्य के लिए। तो इसलिए भी आप लोग देखते हैं दोनों के बीच में लड़ाई पानी को लेकर है, जो अभी आप लोगों को बता दी, और उसको सुधारने के लिए काम करती है
कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये भी आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इसी के साथ में काफी रीजन भी देखने को मिलते हैं कि इसके ऊपर कई सारी और दिक्कत रहती हैं, जैसे पोल्यूशन हो गया, सैंड माइनिंग हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया। ये तो हर एक रिवर के लिए आप लोग लिख सकते हैं, ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो बहुत ही बड़ी समस्या ये सामने निकल कर आती है, ये हर एक रिवर के लिए। ठीक है, अब मजा आ गया आर्टिकल में। अब इस क्वेश्चन का आंसर और दे दीजिए और मजा आ जाएगा कि डिस्कस द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। हमारे देश के अंदर में सबसे बड़ा एक ऐसा रीजन है जो कॉन्टिन्यूअस चला हुआ है आज की डेट में, और कैसे ये फेडरलिज्म के ऊपर भी इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो डिस्कस करना है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है, ये एक तरीके से आर द वन ऑफ द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस इशू इन द इंडियन फेडरलिज्म आज की डेट में भी, क्योंकि ये सारी बातें मैंने बता दी, इनमें से मुद्दे आज की डेट में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से फैक्ट पूछे जा सकते हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, और इसी के साथ में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ साथ में आप लोगों से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि पूछे गए हैं। तो कोई भी दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताओ, वरना फीडबैक जरूर देना। 1 सेकंड लगेगी, लाइक या फिर डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट आर्टिकल ना और भी शानदार होने वाला है। ये आर्टिकल कैसा लगा जरूर बताना, फीडबैक देकर अपना। आज का टारगेट टोटल 10,000 का है। मैं आशा कर रहा हूं कि 10,000 लोग कम से कम पार्टिसिपेट करेंगे इस चैलेंज के अंदर में, और अपनी लाइफ को एक प्रोडक्टिव लाइफ बनाएंगे। और वो कैसे पता चलेगा? कम से कम 10,000 लोग जो हैं वो यहां पर लाइक होने चाहिए, तब पता चलेगा कि हाँ रियलिटी में आप लोग यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये टारगेट है आज का आपका, 10,000 लोग चाहिए मुझे यहां पर बेसिकली इस पर्टिकुलर जो आप लोग के डिसिप्लिन टेस्ट के अंदर में। ठीक है, तो ये सबको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि अपनी जिंदगी सुधारने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग की है, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, बाकी अगर शानदार तरीके से यूपीएससी की आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग यूपीएससी के कोर्सेज आप लोगों को एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेंगे। फीडबैक देखना जाकर वहां पर एप्लीकेशन के ऊपर, और कोर्स लेने से पहले डेमो लेक्चर जरूर देख लेना, उसके बाद ही किसी कोर्स में एंट्री करना। चाहे आप लोग सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग यहां पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए एक बेसिक कोर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसमें आज और एक सब्जेक्ट आप लोगों को अपलोड हो जाएगा कोर्स के अंदर में। टोटल मिलाकर यहां पर 15 से 16 के करीब सब्जेक्ट आप लोग के अकेले कोर्स के अंदर में है। ठीक है, और इसी के साथ में आंसर राइटिंग करने के लिए तैयार रहना। आप लोगों को डेमो आंसर ही मिलेगा, अच्छे से लाइफ को एंजॉय करना है। आंसर राइटिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन वही पहुंचाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। ठीक है ना दोस्तों, इस आर्टिकल को समझने से पहले आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्या आप लोगों को पता है हमारे देश का जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इतना ज्यादा रस्साकसी का रीजन क्यों रहता है? आप लोगों को पता होगा जब इंडिया और पाकिस्तान जो है उनका बंटवारा हो रहा था, तो उस टाइम पर हमारे यहाँ पर अंग्रेज रूल कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ये ऑप्शन दिया हमारे देश के कई सारे राजा रजवाड़ों को कि या तो यार पाकिस्तान में जाकर मिल जाओ, या इंडिया में आकर मिल जाओ, या फिर तुम आज़ाद रह लो। तो हमारे देश के अंदर में कई सारे ऐसे एरिया थे, जिसमें जूनागढ़ भी एक आप लोगों को देखने को मिलता है, हैदराबाद वाला रीजन, और ऐसा ही एक रीजन था जम्मू एंड कश्मीर वाला। यहाँ पर राजा हरि सिंह थे, वो रूल कर रहे थे। तो उनका ये मन हुआ कि क्यों ना यार आज़ाद रहें, इंडिपेंडेंट रहें, आसानी से अपनी लाइफ को जो है वो इंजॉय करेंगे। पर लेकिन इंसान जैसा सोचता है हमेशा वैसा होता नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे बड़ी दिक्कत जो उस टाइम पर देखने को मिलती थी कि जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन है वो कंप्लीटली डोमिनेटेड था, बेसिकली एक तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी थी वहां पर, और जो राजा था वो था बेसिकली एक हिंदू राजा। तो ये काफ़ी बड़ी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कई जगह जहां पर खासकर जो पॉपुलेशन जो होती है वो ये कोशिश करती है कि उन्हीं की कम्युनिटी का कोई पर्सन जो है वो रूल करता हुआ नजर आए, जिसकी वजह से वो अपनी बातें सामने रख सकें और वो उनको समझे भी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कई बार क्लेश का रीजन बन जाता है और दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इतनी कहानी में आप लोगों को ये समझ में आ गया कि बेसिकली कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है जो आज की डेट में, वो आज़ाद रहना चाहते थे, पर लेकिन उसी टाइम पर पाकिस्तान ने क्या किया, उसके ऊपर अटैक किया और उसको कैप्चर करने की कोशिश की। तो जैसे उसको कैप्चर करने की कोशिश की गई, ये मैटर जो है वो यूएन में पहुंच गया, या फिर पूछ सकते हो कि यूएन में पहुंचा दिया गया। तो जैसे यूएन में पहुंचा दिया गया, यूएन ने सीज फायर कर दिया, और सीज फायर कर दिया और बोला गया कि जहां तक पाकिस्तान अंदर घुसा है वो पाकिस्तान वाला एरिया हो गया, और जहां तक इंडिया के पास में है वो इंडिया वाला रीजन हो गया। और तब से लेके आज तक का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो जो रीजन है वो इतना खतरनाक रीजन है कि जिसकी वजह से आज तक दुनिया भर के पैसे, दुनिया भर के लोगों की जान जा चुकी है। और 1947 से लेके बोलो कि आज तक का ये जो है सबसे बड़ा इशू बना हुआ है दुनिया में भी, अगर आप लोग देखोगे। अगर ये इतनी बातें आप लोगों को पता है तो ये आर्टिकल आप लोगों के लिए इतना आसान होगा कि आप लोगों को जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी इस आर्टिकल को समझने में, क्योंकि पूरा का पूरा बिल्कुल ऐसा ही कुछ कुछ सिनेरियो आप लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलेगा।
जो कि है अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में लड़ाई। और रीजन क्या है? रीजन है यहां पर नगरोना करबख्श रीजन। ये जो पर्टिकुलर रीजन है, पहले आप लोग लोकेशन देखिए, तब आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे यहां पर ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग यहां पर टोटल इधर जाओगे तो ये पूरा रीजन जो है इसको बोलते हैं यहां पर कॉकस, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो रीजन है ये दो वाटर बॉडी के बीच में है। ये दोनों वाटर बॉडीज का नाम आप लोग बताइए, तब तक मैं इस रीजन के पीछे की आप लोगों को कहानी बताता हूं कि आखिर ये पर्टिकुलर मुद्दा क्या है और किस चीज को लेकर यहां पर अर्मीनिया और अजरबैजान एक दूसरे का सर फोड़ने के लिए तैयार है। एक साइड में अर्मीनिया देखने को मिल रहा है, ये अर्मीनिया हो गया इस साइड में, और यहां पर अजरबैजान देखने को मिल रहा है। तो ये अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ये है पर्टिकुलर रीजन जिसका नाम है नगरोना करबख रीजन। आप लोगों को लिए ये जो रीजन है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दूं आप लोगों को, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जो राजा थे वो थे बेसिकली हिंदू राजा, पर लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी वो वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन थी। तो यहां पर वो पर्टिकुलर रीजन में भी सेम ऐसा ही फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलर रीजन जो है यहां पर, ये जो पर्टिकुलर रीजन है इसमें अर्मीनियन लोग आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेंगे। अर्मीनियन लोग यानी कि जो अर्मीनियन कम्युनिटी है वो आप लोगों को यहां पर ज्यादा नजर आएगी। पर लेकिन अगर बात करेंगे यहां पर ये जो कंट्रोल है वो किसके में है, वो है अजरबैजान के कंट्रोल में। और अर्मीनियन जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो है क्रिश्चियनिटी, और अजरबैजान जो मैक्सिमम पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है मुस्लिम कम्युनिटी। तो इसके चलते यहां पर जो पर्टिकुलर कम्युनिटी रहती है, एक तो वो भी खुश नहीं रहती है, और रियलिटी में बताऊं आप लोगों को, अगर मैं एक जितने दिनों से आर्टिकल पढ़ता हुआ आ रहा हूं और इतने दिनों से न्यूज़पेपर की एनालिसिस कर रहा हूं, एक चीज बता दूं, कभी भी लोकल लोग जो है ना वो आपस में, चाहे वो हिंदू रहे, चाहे मुस्लिम रहे, चाहे क्रिश्चियन रहे, वो सब मिलजुल के रहते हैं। हमेशा जो लड़ाई लगवाने वाले होते हैं ना वो होते हैं पॉलिटिशियन। चाहे किसी भी रीजन के बारे में आप लोग बात कर लो, यहां पर भी सेम कंडीशन है। जब जब इलेक्शन का मुद्दा आता है तब तब यहां पर ये मुद्दा एक गहरा जाता है कि हाँ उसको अपने पास से मिला लेंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे। और ये आप लोगों को हर जगह देखने को मिलता है। अगर हमारे देश के अंदर भी बात करें, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक रीजन है, बताइए क्या नाम है उस रीजन का, जिसको लेकर दोनों आपस में लड़ते हैं, और हमेशा तब लड़ते हैं जब इलेक्शन पास में आते हैं। तो सेम कंडीशन, ये सारे एग्जाम्पल आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि इसके साथ में कोरिलेट कर सको। अब ये मत बोलना कि सर अर्मीनिया और अजरबैजान में कौन सा इंडिया और कौन सा पाकिस्तान, ठीक है, वो कोरिलेट नहीं करना है। कोरिलेट बस सिचुएशन करनी है ताकि ये पूरा मुद्दा आप लोग यहां पर समझ पाओ। अभी यहां पर ये तो मैंने अभी प्रेजेंट की सिचुएशन बता दी कि यहां पर एक्चुअल में है क्या, पर लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या है। अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को पीछे बैकएंड में लेकर जाऊंगा तो इसको आप लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। और इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैं पूरी आप लोगों को आसान शब्दों में पूरी कहानी सुनाता हूं यहां पर, जो कि आप लोगों को पूरा समझाएगी। बात करते हैं 1920 की, यानी कि लगभग 1920 की। 1920 में पूरा रीजन जो है, जिसको आज की डेट में आप लोग रसिया और यूएसएसआर के बहुत सारे विघटन होकर 15 देश अलग अलग निकल गए, उस टाइम पर ये बिल्कुल उसी का पार्ट हुआ करता था, जिसको सोवियत यूनियन बोला करते थे 1920 में। पर लेकिन आगे चलते चलते यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन को देखो, कोई पर्टिकुलर रीजन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसके अंदर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो नगर जो यहां पर ये पर्टिकुलर जो नगरोना और करबख वाला रीजन है, ये भी एक रिसोर्स रिच रीजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो 1988 में यानी कि 1988 में यहां पर बेसिकली इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में एक रिजोल्यूशन पास किया गया कि ये जो है अर्मीनिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब सीधी सीधी बात है, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी है, तो वो यहां पर इसके पास में जाना चाहेंगे। पर लेकिन यहां पर जैसे ही ये पर्टिकुलर रिजोल्यूशन पास किया, ये अजरबैजान ने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। और इसके चलते चलते भी यहां पर अजरबैजान ने जो है डिक्लेयर कर दिया कि ये पर्टिकुलर रीजन जो है ये मेरा ही रहना है। तो यहां पर इसको लेकर लड़ाई हो गई, क्योंकि लोग जो है वो जाना चाहते हैं अर्मीनिया के पास में, अजरबैजान जो है वो उसको कंट्रोल करना चाहता है। तो दोनों के बीच में वॉर जो है वो डिसरप्ट हो गई, और इसकी वजह से यहां पर बहुत सारे लोगों की जान भी गई, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग रिफ्यूजी बन गए। क्योंकि जहां पर लड़ाई होती है तो फिर लोग एक रीजन से एक रीजन को छोड़कर दूसरे रीजन में जाते हैं। तो 1988 से चलकर ये काफी लंबे समय तक लड़ाई चलती रही दोनों के बीच में। फिर 1994 में रसिया इनके बीच में एंट्री करता है रजनीकांत की तरीके से, और यहां पर सीज फायर जो है वो करवा देता है। सीज फायर मतलब लड़ाई को रोक देना एक तरीके से, ऐसा आप लोग बोलते हैं। और ये सीज फायर बिल्कुल ऐसी है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि बार बार आप लोगों को देखने को मिलता है पाकिस्तान जो है वो सीज फायर को ब्रेक करता रहता है। और ये एक ऐसा कि कंटिन्यूअस काफी लंबे समय से ये सिचुएशन यहां पर चलती हुई नजर आती है। और ऐसा जैसे एक इंटरेस्टिंग एक और कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बता दूं, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये ऐसा नहीं है कि यही यहां पर आप लोगों को देखने को मिला, ये काम करने के लिए ग्रुप बनाया गया। आप लोगों को एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बताऊंगा जो इसी से रिलेटेड है, जो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। इसका नाम है MINSK, मिन्स्क ग्रुप।
ये मिन्स्क ग्रुप भी जो बनाया गया यहाँ पर, इसमें ऐसे ऐसे देश हैं जिसमें शांति बनाए रखने का काम कर रहे थे। उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा रसिया, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्रांस, और उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा यूएसए। यानी कि यूएसए रसिया के साथ में मिलकर फ्रांस के साथ में जाकर इस रीजन में शांति बनाए रखने के लिए मिन्स्क ग्रुप का भी गठन किया गया। पर इन रियलिटी में वही है कि कोई एक देश जो है वो छोड़ने के लिए तैयार क्यों हो जाए इस पर्टिकुलर बेसिकली रीजन को, तो जो मिला हुआ है आसानी से। तो ये ऐसा नहीं कि ये अभी चल रही है, 2016 में भी आर्टिकल न्यूज में था। 4 दिन की यहाँ पर बेसिकली 4 डे वॉर इसको बोला गया था। 2016 में भी यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिली थी, और ये ऐसा है कि यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस चलता ही रहता है। ये तो मैंने इस रीजन की कहानी आप लोगों को बता दी, पर लेकिन इन रियलिटी में ये रीजन पता है क्या है? इस रीजन को आप लोग सीरिया के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। सीरिया के साथ में मैंने क्यों बोला? सीरिया के साथ में इसलिए बोला क्योंकि यहां तक की जो कहानी थी तो वो तो इंडिया के साथ में कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ ठीक है इस तरीके से है ये कहानी है, पर सीरिया के साथ में इसलिए बोला क्योंकि सीरिया के अंदर में एक महाभारत चल रहा था। किसी पोर्शन को रसिया सपोर्ट कर रहा था, किसी पोर्शन को यूएसए सपोर्ट कर रहा था, तो पूरी एक कहानी वहां पर चल रही थी। ऐसी ही कहानी आप लोगों को देखने को मिलेगी अर्मीनिया और अजरबैजान के बेसिकली पैटर्न को जब आप लोग समझोगे। अर्मीनिया को जो सपोर्ट करने वाला देश है वो है मेनली रसिया, पर लेकिन अजरबैजान को जो सपोर्ट करने वाले देश आप लोगों को देखने को मिलेंगे उसमें सबसे जो खतरनाक है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, आप लोगों को पता है जहां पर रसिया रहेगा उसके अपोजिट में आप लोगों को यूएसए देखने को मिलेगा। और ये रीजन तो एक हो गया। दूसरा रीजन यहां पर यह कि काफी रिसोर्स रिच रीजन है यहां पर ये, और ये काफी लार्ज स्केल पर ये रिसोर्स सप्लाई भी करता है यहां से, तो इसलिए भी यहां पर ये देखने को मिलेगा। पर लेकिन हम किसके साइड में हैं? हम वैसे दोनों में से किसी के साइड में नहीं है। अगर ढंग से देखा जाए दोनों के साथ में हमारे रिलेशन जो हैं वो अच्छे हैं, पर लेकिन इसमें से अजरबैजान के साथ में थोड़े से खटास में रहते हैं, तो उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले थोड़े से आप लोग को अर्मीनिया के साथ में बताता हूं जिससे कि आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाओ कि अर्मीनिया के साथ में हमारे रिलेशन कैसे हैं। इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। अभी रिसेंटली 2017 में हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो अर्मीनिया को विजिट किए थे। हमारे देश के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट अगर इस लेवल के जो प्लेयर हैं हमारे विजिट कर रहे हैं, अगर वहां पर इस लेवल के अगर हमारे पॉलिटिशियन, तो ये अच्छे रिलेशन माने जाते हैं। मिलिट्री के पॉइंट ऑफ से आप लोगों को बता दूं, हमारी स्वाति जो कि मिलिट्री रडार एक तरीके से हमारी जो बेसिकली सिस्टम है वो हमने अभी 2020 के अंदर में अर्मीनिया को दी। आप लोग सोच के देखिए, हमारे देश जो है वो मिलिट्रिकली सपोर्ट कर रहा है अर्मीनिया को। अजरबैजान को मिर्ची लगेगी, अजरबैजान को मिर्ची लग भी रही है, और रीजन बनता भी है मिर्ची लगने का। क्यों? क्योंकि अजरबैजान जो है वो हमेशा पाकिस्तान के खेमे में रहता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, क्योंकि एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, और कहीं ना कहीं यहां पर ये पाक ऑक्युपाइड वाले एरिया को ये बोलता है कि पाकिस्तान का ही रीजन होना चाहिए, यानी कि वो पाकिस्तान के खेमे में आप लोगों को खड़ा हुआ मिलता है। इसकी वजह से मिलिट्री के पॉइंट ऑफ से अगर बात करें, हम काफी लार्ज स्केल पर अर्मीनिया को सपोर्ट करते हैं। अभी रिसेंटली अगर बात करें, हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो अर्मीनिया में आप लोगों को पढ़ते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ में अगर बात करें, जो अर्मीनिया है, अर्मीनिया के जो रिलेशन है हमारे साथ में वो पहले लंबे समय से काफी अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि आज की बात है, पर लेकिन दूसरी साइड में पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान, ये आप लोगों को पूरा एक ग्रुप देखने को मिलेगा। आप लोगों ने देखा होगा तुर्की भी हमेशा हमारे अपोजिट में खड़ा हुआ नजर आता है। तो क्या अजरबैजान हमारा दुश्मन हो गया? क्या अजरबैजान के लिए हम लोग कट्टर दुश्मन बन गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रीजन क्या है? रीजन मैं आप लोगों को बता दूं, अभी रिसेंटली आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, ये है आप लोगों के सामने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये इंडिया से स्टार्ट होकर ये रसिया तक पहुंचता हुआ, यूरोप तक पहुंचता हुआ, इधर मेडिटेरियन सी से होता हुआ और यहां पर इंडिया तक आता है। इसमें अजरबैजान जो है वो बहुत ही एक मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर है अगर आप लोग ध्यान से देखोगे। तो अगर ऐसा कुछ होता तो आप लोग ये देखने को मिलता। अजरबैजान संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो यहां से भी आप लोग समझ सकते हैं इंडिया जो है अजरबैजान के साथ में अच्छे रिलेशन रखता है। ऐसा नहीं कि हमारे खराब हो रखे हैं रिलेशन। अगर बात करें 2018 में हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने अजरबैजान के बाकू में विजिट भी किया। यहां से अंदाजा लगाइए, जो कि फर्स्ट एवर एक बायलैटरल विजिट थी यहां पर इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की अजरबैजान के साथ में। इवन हमारे देश की जो ओएनजीसी वेदास लिमिटेड है, यहां पर जो कंपनी है वो यहां पर काम करती है अजरबैजान के अंदर में, जो बाकू और इसी के साथ में तबलिस वाला जो रीजन है वहां पर पाइपलाइन को लेकर बेसिकली बात की जा रही है। और अजरबैजान सबसे बड़ा जो खतरनाक हमारे लिए है वो है ये पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान क्या करता है, इसी के चक्कर में भले ही खुद के घर में रोटी ना हो खाने के लिए, पर लेकिन खुलकर अजरबैजान को सपोर्ट करता है पाकिस्तान। इवन कई बार तो ये कहता है कि हथियार चाहिए तो ले जाओ, ठीक है। ऐसी ऐसी बातें देखने को मिलेगी आप लोगों को। अजरबैजान भी ये कहता होगा तुम्हारा खुद का काम चल रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, पाकिस्तान जो है
अगर बात करें यहां पर, उसने आज तक अर्मीनिया की जो इंडिपेंडेंस है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, और ऐसा करने वाला पाकिस्तान एक अकेला देश है। समझ रहे हैं, वो अकेला ये मान रहा है कि वैसा अब मैं ही हूं, ठीक है। तो ओनली जो आज के डेट में अगर आप लोग देखोगे फुल्ली सपोर्ट है मतलब अजरबैजान को, वो इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा कि उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि ले देकर दो चार दोस्त ऐसे हैं जो कि पाक जो ऑक्युपाइड एरिया पर उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं दिल से। तो यहां पर इसलिए वो भी दिल से सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है कि भाई साहब अर्मीनिया को हम भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये एक तरीके से गिव एंड टेक वाली पॉलिसी है, ऐसा नहीं कि उसके साथ उसकी हमदर्दी जुड़ी हुई है कि तू मेरा बहुत ही गहरा पक्का मित्र है, ऐसा कुछ नहीं है यहां पर ये, ठीक है। अब यहां पर खतरनाक एंगल आप लोगों को देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं चाइना का भी। चाइना को अगर आप लोग बात करोगे तो चाइना हमेशा उस रीजन में एंट्री मारता हुआ नजर आता है जहां पर उसको फायदा देखने को मिलता है। और ये जो पर्टिकुलर रीजन है जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये जैसे नॉर्थ जो यहां पर काकस वाला रीजन देखने को मिलेगा, या फिर जो ये पूरा रीजन है ये ऐसी लोकेशन पर है जो कि एक तरीके से एक हब है। जब यहां से आप लोग गैस वगैरह या ऑयल वगैरह लेकर जाते हैं, और काफी लार्ज स्केल पर अजरबैजान जब इसको लेकर जाता है बेसिकली नॉर्थ के अंदर में, खासकर अगर यूरोप के अंदर में, तो ये एक तरीका कनेक्टिंग लिंक की तरीके से भी यहां पर देखा जाता है, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर जो चाइना है, चाइना के जो अलाई है यहां पर खासकर अजरबैजान, आप लोगों को पता है जब हम लोग बेसिकली यहां पर जिसके साइड में हम रहेंगे वहां चाइना नहीं मिलेगा, चाइना पाकिस्तान की साइड में मिलेगा, तो चाइना को यहां पर ये सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। ये तब भी है जबकि यहां पर चाइनीज वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है अर्मीनिया, पर अर्मीनिया को भी पता है कि चाइना की बदतमीजी क्या है, पर वही है चलो ठीक है फिर भी काम चल रहा है तो काम चलता रहना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो निकल कर आता है अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहां पर जब यहां पर ये सारा चक्कर चलता है तो अर्मीनिया को रसिया सपोर्ट कर रहा था, पर फिलहाल के टाइम पर अभी क्या हुआ, जब से रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तब से रसिया जो है वो बिजी हो गया बेचारा। वो बिजी हो गया किसमें, वो बिजी हो गया अपने काम धंधे में, और इसकी वजह से यहां पर वो अर्मीनिया पर फोकस नहीं दे पा रहा है। और अर्मीनिया भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कई बार बातें करता है कि रसिया जो है वो खुलकर कमेंट नहीं करता है, जितने खुलकर कमेंट अजरबैजान के सपोर्टर करते हैं ना उसको, इतने खुलकर कमेंट रसिया के सपोर्टर इसके अर्मीनिया के सपोर्टर नहीं करते हैं। तो अर्मीनिया कई बार लेकर रसिया को यहां पर कमेंट भी करता है कि यार वैसे तो बोलते हो साथ है पर लेकिन खुलकर सबके सामने बोलते नहीं हो, तो ये गलत बात है। अभी यहां पर एक टेरिटरी है जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, रिसेंटली अर्मीनिया ने ये टेरिटरी जो है वो ऑक्युपाई कर ली थी यहां पर, ठीक है। तो इसमें भी यहां पर रसिया जो है उसको सपोर्ट उस लेवल पर प्रोवाइड नहीं करा पाया, उसकी खुद की भी आप लोग सिचुएशन देख सकते हो। तो अभी क्या हुआ यहां पर, ये पूरा का पूरा रीजन फिर से अजरबैजान के कंट्रोल में जाता हुआ नजर आया, और ये कॉन्फ्लिक्ट फिर से गहरा आ गया क्योंकि अजरबैजान को दिख रहा है मौका कि रसिया है मेन सप्लायर, यहां पर मेन सपोर्टर, रसिया अभी खुद ही इतना बिजी है, और यहां पर सपोर्ट में खड़े हुए हैं कौन, यहां पर सपोर्ट में खड़े हुए हैं बेसिकली यहां पर आप लोगों को यूएसए देखने को मिलेगा, यूरोप देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहां पर ये अजरबैजान को एक मौका लिख रहा है, और इस मौके पर वो चौका मारना चाह रहा है कि क्यों ना ये पूरा रीजन अपने कंट्रोल में कर ले, क्योंकि है भी मेरा ही रीजन यहां पर, ये तो मेरे कंट्रोल में आएगा तो जिंदगी को एंजॉय करता हुआ नजर आएगा। मतलब अजरबैजान ये सोच रहा है कि बिछड़ी हुई बेटी है पास में आ जाएगी तो खुशी से खिल उठेगी, मतलब जैसे कि गदर मूवी का डायलॉग आप लोगों ने देखा होगा। पर इन रियलिटी में क्या है, देखो रियलिटी में यह है अगर चाहे लोग जो हैं वो अर्मीनिया के साथ में रहे चाहे अजरबैजान के साथ में रहे, इन रियलिटी में अगर अजरबैजान चाहता है कि इन लोगों को अपने साथ में रखे तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि वो इनको इक्वल राइट दे, यानी कि जैसे यहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है तो क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी इक्वल अधिकार यहां पर मिले, तब जाकर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि चीजें अच्छे लेवल पर होती नजर आएगी, ठीक है। पर लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, आप लोग खुद देख लो हमारे देश के जो लोग हैं श्रीलंका में उनको इक्वल अधिकार नहीं मिलते हैं। इवन पाक ऑक्युपाइड एरिया में देख लो आप लोग कैसे उनके साथ में एक सोतेले जैसा व्यवहार किया जाता है। और जब ये पूरा आर्टिकल में पढ़ रहा था ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज मुझे देखने को मिली, वो है यूएसए का दोगलापन। क्या बात कर रहे हो सर, हर जगह दोगलापन यूएसए का दिखता है क्या? जी हाँ, यूएसए का दोगलापन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है ना वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी की नॉर्मली अगर बात करें तो ये क्रिश्चियन कम्युनिटी को वैसे तो सपोर्ट करते हुए कई जगह नजर आते हैं, ठीक है, अगर बात करें। पर लेकिन यहां पर क्योंकि रसिया अपोजिट में खड़ा हुआ है और इसका सपोर्ट करने वाला बेसिकली इसको अजरबैजान को सपोर्ट करना है क्योंकि उसको फायदा दिख रहा है यहां पर इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के अंदर में, तो भाई साहब उस चीज को इससे कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन सी कम्युनिटी है और कौन सा इंसान है, ठीक है। तो यहां से भी आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं। तो ये जियोपॉलिटिक्स जब आती है ना, लोग जो हैं कल्चर जो है उनकी सारी रीति रिवाज जो है वो साइड में रखे जाते हैं, फिर तो बस इनको ये दिखता है कि फायदा कहां से हो रहा है और वो फायदा दिखना चाहिए, उसके बाद में फिर देखो क्या मजा आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लेक जो यहाँ पर 7 है ये याद रख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और बाकी ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाता हूं, ये हालांकि क्वेश्चन में बताने का मन था पर लेकिन देखता हूं थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिएगा। ये यहाँ पर एक साइड में ये पानी की रीजन है, दूसरी साइड में ये पानी का रीजन है, इन दोनों का नाम आप लोगों को बताना है। देखता हूं कौन यहाँ पर इसका नाम बताता है। इंडिया किसकी साइड में, मैंने बता दिया, सारी बात बता दी। अगर आप लोगों से कल को पूछा जाए कि अर्मीनिया अजरबैजान के जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है,
तो ये भी आप लोग यहाँ पर एक अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। डायरेक्ट तो कोई पूछेगा नहीं अर्मीनिया अजरबैजान के क्यों यहाँ पर बेसिकली रिलेशन क्यों खराब हो रखे हैं, कोई नहीं पूछेगा। इंडिया के रेस्पेक्ट में आप लोगों से इसका क्वेश्चन बन सकता है, बड़ा ही आसान सा, ठीक है। तो उसको पार्टिसिपेट आप लोग जरूर करिएगा, जो क्वेश्चन आप लोगों को अगर दिया जाएगा तो, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी अगर बात करें यहाँ पर ये जो बेसिकली आप लोग यहाँ पर काउकस और यहाँ पर बेसिकली काउकेसिया, ये रीजन आप लोगों को देखने को मिलता है। चलिए आंसर भी दे देते हैं, ठीक है। एक साइड में हो गया ब्लैक सी और दूसरे साइड में हो गया कैस्पियन सी, इसके बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये मेनली अजरबैजान, अर्मीनिया, जॉर्जिया और सदर्न रसिया का पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर इस पूरे रीजन को इस पर्टिकुलर नाम से पुकारा जाता है। यानी कि 4 देशों का मिलाकर ये पूरा रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा बन जाएगा जरा सी देर में। और फिर ये मत बोलना कि सर क्वेश्चन कहां से आ गया, मैं बोलूंगा मैंने तो पढ़ाया था यार, तो क्वेश्चन का आंसर नहीं छूटने दूंगा अगर रेगुलर तसल्ली में पूरे उसको ढंग से आर्टिकल को सुनोगे। तो बहुत ही एक प्यारा आर्टिकल है, इंडिया के जम्मू कश्मीर वाले रेफरेंस से बता दिया। अभी किस तरीके से सीरिया की वजह से यहाँ पर सीरिया वाला रीजन कैसे बन गया है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कंट्री आकर महाभारत बना दिया और मैप बेस्ड वाला चीजें बता दी। तो अब फिर से इसको कैप्चर किया जा रहा है अजरबैजान के द्वारा, क्योंकि ये रीजन जो है कहीं ना कहीं रसिया सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसकी वजह से पूरा खतरनाक खेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए। फीडबैक जरूर देना कैसा लगा आर्टिकल, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। 1 सेकंड में लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा गवर्नमेंट का काफी सरप्राइजिंग मूव, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एकदम इमीडिएटली वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया जाएगा और वो पार्लियामेंट के अंदर में पास भी कर दिया जाएगा। ये तो बात है आप लोगों ने सुनी है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो 33% रिजर्वेशन देने वाला है। ये कई बार तो मैंने डिस्कस कर लिया कि 2029 में इसको आगे लगता है कि इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि पहले डिलिमिटेशन कमीशन आएगा, उससे पहले जनगणना सेंसस होगा, तब जाकर ये इंप्लीमेंट होगा। ये आर्टिकल में ये सारी बातें नहीं बता रहे हैं, इस आर्टिकल में इसकी हिस्ट्री बता रहे हैं, यानी कि आखिर हमारे देश के अंदर में वुमेन रिजर्वेशन की बातें चली तो चली कब, और जब चलनी चाहिए थी वहां नहीं चली, उसके पीछे क्या रीजन था। तो ये आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा डिफरेंट आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी ये तो सरप्राइजिंग था कई सारे लोगों के लिए कि ऐसा कैसे हो गया, एकदम अनएक्सपेक्टेडली गवर्नमेंट ने वुमेन रिजर्वेशन बिल पास कर दिया। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 पास हो गया यहाँ पर, तो ये तो आप लोगों को पता है। अब यहां से आगे की बातें करते हैं, ठीक है। अभी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये अगर मैं बात करूं आप लोगों से 1990s के बारे में, जब हमारे देश पे अंग्रेजों का राज हुआ करता था, उस टाइम पे भी हमारे देश के अंदर में कॉलोनियल एरा के टाइम पे 20th सेंचुरी में वुमेन का जो ग्रुप था उनके द्वारा एडवोकेट किया गया कि हमको वोटिंग के राइट मिले, हमको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिले। कॉलोनियल टाइम की बात की जा रही है, यानी कि उस टाइम पर भी महिला जो थी वो जागरूक थी और उनको अपने अधिकार उनके द्वारा यहाँ पर मांगे गए थे। तो तब से लेकर यहाँ पर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज होकर आई थी यहाँ पर, और उनको लगा कि वुमेन के अधिकार और वोटिंग वगैरह उनको मिलने चाहिए। तो इसके चलते यहाँ पर चीजें देखने को मिली। पर लेकिन आप लोगों को पता है कि आज की डेट में तो हम लोग रिजर्वेशन दे नहीं रहे हैं, उस टाइम पर कौन ही महिलाओं की सुनता, ठीक है। तो हालांकि कई सारी जो वुमेन लीडर थी उन्होंने अपनी बातें रखी, पर लेकिन फिर भी ये सारी चीजें जो हैं उस टाइम पर भी प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में पॉसिबल नहीं हो पाई। पर लेकिन जब हम लोग आज़ादी के पास में पहुंचे और हम लोग अपना संविधान बना रहे थे, उस टाइम पर यहाँ पर इस मुद्दे पर कोई ज़्यादा गौर फरमाई नहीं गई। यानी कि हम लोग ऑलरेडी जैसे तैसे तो आज़ादी मिल रही थी अफरा तफरी में। उस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान जो देश बन रहे थे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कोई ज़्यादा वॉइस उठी नहीं कि यार वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर हम लोग को काम करना है। और यहाँ पर कुछ उठी भी थी वॉइस, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये निकल कर आई थी कि यहाँ पर महिलाओं ने ही उसका अपोज कर दिया था कि हमको रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं चाहिए। आखिर ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया महिलाओं के द्वारा खुद कि यहाँ पर अगर हमको रिजर्वेशन मिल गया तो हम लिमिटेड हो जाएंगे कि ये पर्टिकुलर पोस्ट रहेंगी, उन्हीं से हम लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। पर लेकिन अगर रिजर्वेशन नहीं रहेगा तो एटलीस्ट हम लोग कहीं से भी किसी भी तरीके से अपना इलेक्शन लड़कर हम लोग आ सकते हैं, तो फिर हमारे ऊपर कोई बार नहीं रहेगी। उन्होंने तो ये सोच के ये बातें बोली थी कि यार प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, देश आज़ाद हो रहा है, आने वाले टाइम में ये चीज़ें देखने को मिल सकती है कि हमारी सोसाइटी के अंदर में आसानी से महिलाओं को बेसिकली एक तरीके से अच्छे लेवल पर हम लोग उनको ट्रीटमेंट देंगे और रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। पर लेकिन ये उस टाइम पर प्रोग्रेसिव सोच थी, पर लेकिन आज़ादी के बाद में ये सोच प्रोग्रेसिव सोच रही नहीं बेसिकली देखा जाए तो, क्योंकि जब आज की डेट में हम लोगों को वो रिजर्वेशन देना पड़ रहा है जिस रिजर्वेशन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम पर भी यहाँ पर महिलाओं के द्वारा मना कर दी गई थी, तो इससे ये देखने को मिल रहा है कि हमारे देश के अंदर में आज़ादी के 75 साल बाद भी महिलाओं की सिचुएशन कैसी है।
तो ये कोई अच्छी बात नहीं है यहाँ पर, ये एक तरीके से दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग इतना चेंज सोसाइटी के अंदर में नहीं ला पाए, इतनी एजुकेटेड सोसाइटी को हम लोग नहीं बना पाए कि उनको रिजर्वेशन देने की जरूरत ही ना पड़े, उनको अपने आप से कहीं से भी इलेक्शन लड़के वो आ जाएं। जो उस टाइम पर हमारे देश की प्रोग्रेसिव महिला ये पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उस टाइम पर ये बातें बोल रही थी, 75 साल बाद अगर वो कहीं देख रही होंगी, उनकी आत्मा कहीं दुनिया में सुन रही होंगी, तो ये कहेंगे कि यार मतलब क्या इसी के लिए हम लोगों ने ये काम किया था। तो कोई सिग्निफिकेंस चेंज नहीं आया यहाँ पर टुवर्ड्स द वुमेन। अगर बात करें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही चलता रहा और ये कंडीशन ऐसे ही आगे बढ़ती रही। उस टाइम पर अगर रिजर्वेशन मिल जाता तो हो सकता था कि आज की कंडीशन जो है वो थोड़ी सी बेहतर होती। आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में, आप लोग खुद बताइए। 1970s और 80s में देखोगे इमरजेंसी के ड्यूरेशन में यहाँ पर कुछ कुछ इशू ऐसे निकल कर आए, जैसे कि कस्टोडियल रेप होने लगे महिलाओं के, डोवरी डेथ होने लगी काफी लार्ज स्केल पर। तो यहाँ पर भी कोई रिजर्वेशन के बारे में बात नहीं की गई, यहाँ पर उनके अधिकारों के बारे में बात की गई कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि असेंबली के अंदर में महिलाएं जो थी वो लगभग एब्सेंट थी, उनके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। रेप को एक अलग मुद्दा देखकर कि हाँ ये गलती की है तो उनको सजा दिला दो, पर ये कोई नहीं बोला कि इसके ऊपर महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दो, उनके बारे में भी कुछ सोचो। इवन 1974 में टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट लेकर आएगी, जिसमें यहां पर लो प्रेजेंस ऑफ द वुमेन इन पॉलिटिक्स ये बोला गया, पर लेकिन इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। यानी कि आप लोगों को पता है इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी और तब से लेकर आज तक भी हम लोग इसके बारे में बात करें, पर उस टाइम पर भी कोई सटीक स्टेप यहां पर उठाया नहीं गया। तो ये सोचने वाली बात है। अगर आज की डेट में आप लोग देखो तो महिलाओं को फिर से इग्नोर कर दिया गया। फिर सबसे बड़ा जो चेंज आया इस पर्टिकुलर मुद्दे के अंदर में वो आया 1990s में जाकर, जब हमारे देश के अंदर में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आया गया। पंचायती राज सिस्टम को यहां पर महिलाओं के लिए रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई गई और विलेज लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर महिलाएं जो हैं वो पंचायती राज सिस्टम में यहां पर चली। सबसे खतरनाक चीज पता है क्या लग रही है, अभी भी ये जो बिल पास किया गया है ऐसा लग रहा है कि महिलाओं को गिफ्ट दिया जा रहा है, जबकि उसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए था कि ये इनका अधिकार है, महिलाओं को उनका राइट दिया जा रहा है। पर राइट की तरीके से नहीं, एक तरीके से इसको दिखाया जा रहा है कि उनके ऊपर दया कर दी है, कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है, कई जगह इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि महिलाओं को एक तरीके से ये मिल गया वो मिल गया। अरे उनका अधिकार है यार, उनको बहुत पहले मिलना चाहिए, बल्कि 50% मिलना चाहिए, पर उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं फिर से पैट्रियार्कल एटीट्यूड दिखाता है हमारी समाज का। और यही आप लोगों को देखने को मिलेगा पंचायती राज सिस्टम में। वो एक तो प्रधान होता है, यहां पर महिला प्रधान बनी, पर लेकिन महिला प्रधान के पति प्रधान यहां पर निकलकर सामने आए। किसी भी महिला को सिस्टमेटिक वे में डिसीजन नहीं लेने दिया गया। ये सिचुएशन देखने को मिली अगर बात करें। हालांकि कम से कम एटलीस्ट ये चीजें थोड़ी आगे बढ़ी। इसके साथ में आगे जो चला यहां पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल, फिर इसके बाद में बातें की गई 1996 में, जब ऑलरेडी यहां पर आ गया पंचायत के अंदर, तो यार ऊपर भी लेकर आना चाहिए। और फिर यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड की कि सब कोटा मिलना चाहिए वुमेन को फ्रॉम द अदर बैकवर्ड क्लासेस, ताकि उनको भी, अपर क्लास को ज्यादा फेवर दिया जाता है, लोअर क्लास की वुमेन को उतना फेवर नहीं दिया जाता, तो उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। फिर ये मुद्दा निकल कर आया। तो टाइम टू टाइम चीजें जो है वो आगे बढ़ती हुई आप लोगों को देखने को मिलेगी। 2020s में अगर बात करें तो यहां पर बात की जा रही है वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। हालांकि 2010 में भी इसको पास किया गया था राज्यसभा में, पर उस टाइम पे भी फिर इसको आगे पास नहीं किया गया लोकसभा के अंदर में, तो ये दिक्कतें देखने को मिली। फिलहाल अभी यह है नारी शक्ति जो वंदन, ये यहाँ पर अधिनियम लेकर आया गया, यहां पर बात की गई 2020 के अंदर में भी, और मोदी सरकार ने इसको सरप्राइजली यहां पर सबके सामने रख दिया, जो कोई सोच भी नहीं रहा था। ठीक है, तो यहां पर अभी अगर देखो ये जो चीजें हैं, क्या कंडीशन है, कैसे इंप्लीमेंट होना है, ये एक तरीके से इसको हम लोग इसे नहीं देख रहे कि हिस्टोरिक चेंज हो गया समाज के अंदर में, इसको एक तरीके से वेलफेयर स्कीम की तरीके से देखा जा रहा है। मतलब हम लोगों ने वुमेन का वेलफेयर कर दिया, वुमेन का वेलफेयर नहीं है, अरे हिस्टोरिक चेंज है और उनके अधिकार मिल रहे हैं यहाँ पर, तो इसको उस तरीके से देखना चाहिए। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना काफी टफ काम था। आजादी के 75 साल बाद अब जाकर हम लोग इसको लेकर सक्सेस हो पाए, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है यहाँ पर इसको वेलफेयर स्कीम की तरीके से देखें, उनके राइट की तरीके से अगर देखा जाए तो इस बिल की ज्यादा सराहना होगी, इस बिल को ज्यादा अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब सारा मुद्दा है कितनी जल्दी इसको इंप्लीमेंट किया जाए। अच्छा, जो लड़कियां बेसिकली आर्टिकल सुन रही हैं यहाँ पर एसएलवी टीम के साथ में है, आप लोग बताइए आप लोग कैसा लगा कि ये पास हुआ? आप लोगों को कुछ फील हुआ कि हाँ यार अब हम भी कम से कम रिप्रेजेंट कर सकेंगे? वो वाली फीलिंग आई? कुछ आनी चाहिए यार, क्योंकि अगर नहीं आएगी तो फिर आगे चलकर इसका उतना अच्छा यूटिलाइजेशन होगा नहीं जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि खुद एम्पावर फील करना महिला के लिए जरूरी है, और वो तब होगा जब इसके बारे में आप सोचोगे कम से कम। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। एक हिस्ट्री बताई, अब तक तो हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे क्या क्या है, 15 सालों तक रहना है, वो सारी चीजें इसमें हिस्ट्री बताई, वो काफी अच्छा लगा मुझे। ठीक है, कैसा लगा आर्टिकल बताइए, कोई डाउट हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। दोस्तों, मणिपुर के अंदर में देश शर्मसार हुआ था, वो तो आप सब लोग जानते हैं।
हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तक को पब्लिकली आकर उस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर अपनी बातें रखनी पड़ी थी। वो पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से महिलाओं को निर्वस्त्र जो है मणिपुर के अंदर में घुमाया गया। तो वो एक काफ़ी एक तरीके से नहीं कहते से जीते जी मरने वाली बात हो गई थी, ऐसी सिचुएशन वहाँ पर देखने को मिली। अभी उस पर्टिकुलर मुद्दे से आगे बढ़कर यहाँ पर एक जो उसका इम्पैक्ट है वो समाज पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि महिलाओं को यहाँ पर किस तरीके से फिलहाल स्टेट के अंदर में ट्रीटमेंट मिल रहा है। इनका नाम है सोमा लाइसरम। इनके द्वारा अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर जो इवेंट है दिल्ली के अंदर में उसमें पार्टिसिपेट किया गया, क्योंकि ये एक्टर्स हैं मणिपुर के अंदर में काफ़ी फेमस, लगभग 150 भी ज़्यादा मूवी यहाँ ये आज की डेट में कर चुकी हैं। तो इनको बेसिकली पार्टिसिपेट करना था कहाँ पर, दिल्ली के अंदर में एक फैशन शो के अंदर में। तो यहाँ पर उसके चलते इनके ऊपर 3 साल तक का बैन लगा दिया गया है। ना तो किसी पब्लिक गैदरिंग में जाएंगे, ना ही इनकी कोई मूवी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये बैन किसके द्वारा लगाया गया है? ये एक सरकार के द्वारा नहीं लगाया गया है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं लगाया गया है, ना यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा लगाया गया है। यहाँ पर ये बैन लगाया गया है लोकल एक ग्रुप के द्वारा जिसका नाम है केकेएल, जिसको कैंगलाइक पाक कालुंग लुप के नाम से जानते हैं। केकेएल नाम याद रख लेना। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप है, आप लोग बोल सकते हैं कि एक मिलिटेंट ग्रुप की तरीके से इसको देखा जाता है, जो कि यहाँ पर ये मैतेई डोमिनेटेड जो इम्फाल वैली है उसमें इसके द्वारा पहले भी अगर बात करेंगे 2000 के अंदर में मूवी को पब्लिक करने से मना कर दिया था कि कोई भी हिंदी मूवी जो है मणिपुर के अंदर में नहीं चलाई जाएगी। और इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी देखने को मिला था, जो खासकर जो इस तरीके के एक्टर्स हैं या फिर एक्टर हैं जो कि यहाँ पर इससे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर उनके द्वारा ये बोला गया था, जैसे अफगानिस्तान के अंदर में बोलते हैं महिलाओं को बाहर नहीं निकाला जाएगा, इसकी वजह से महिला जो है एक तरीके से उनको कंट्रोल रखने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर भी सेम देखने को मिला कि कल्चर और आइडेंटिटी के पॉइंट ऑफ से यहाँ पर बोला गया कि इससे मणिपुर की कल्चर खराब हो रही है यहाँ पर अगर हिंदी मूवी यहाँ पर चलाई जाती है। तो ये बातें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मणिपुर जो कि हमारे देश के अंदर में एक ऐसा राज्य है जो कि नॉर्थ ईस्ट के साथ में आप लोगों को यहाँ पर कनेक्ट होता है, वहाँ पर ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। जबकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, उस टाइम पर मैरी कॉम जी की जो मूवी है, जो प्रियंका चोपड़ा जी के द्वारा उनका रोल प्ले किया गया था, वो लगभग यहाँ पर रिलीज जब हुई थी उसके काफ़ी टाइम बाद में वहाँ पर वो चलाई गई थी। ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। मतलब कहने का ये कि एक मिलिटेंट ग्रुप जो है वो वहाँ पर दादागिरी चला रहा है और वो उसने जो बातें बोल दी तो यहाँ पर वही चलता है। तो उसने ये बोला कि मणिपुर के अंदर में जितना वायलेंस हो रहा है उसको रेस्पेक्ट करते हुए इनको उस पर्टिकुलर इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था, इसलिए इनके ऊपर ये बैन लगाया गया है। इनके द्वारा ये बोला गया उसको जवाब देते हुए कि मैंने इसलिए पार्टिसिपेट किया है ताकि मैं मणिपुर की महिलाओं को रिप्रेजेंट कर सकूं और मणिपुर की महिलाओं की जो वॉइस है वो यहाँ पर और आगे तक पहुंचा सकूं। पर लेकिन उन्होंने इसकी एक नहीं सुनी और यहाँ पर इनको जो है बेसिकली बैन कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर आज की डेट में ये जो मैटर है ये ह्यूमन राइट कमीशन तक यहाँ पर पहुंच गया है। ये मैटर यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन जो है मणिपुर के अंदर में उसने 19 सितंबर को ये मैटर उठाया और इस मैटर को उठाकर जो है वो यहाँ पर सामने रखा गया कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, किसी के अधिकार यहाँ पर कौन छीन सकता है इस तरीके से। इवन मणिपुर की जो फिल्म फेडरेशन है उनके द्वारा भी बोला गया केकेएल को कि जो आपने यहाँ पर इनके खिलाफ जो भी यहाँ पर ये डिक्री इशू की है इसको आप लोगों को वापस लेना है। मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इससे ये समझ में आता है कि केकेएल जो है यहाँ पर वो ग्राउंड पर कितनी ज्यादा ताकत यहाँ पर रखता है, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि लोकल मीडिया क्या कर रही है, मतलब इतना बड़ा काम कोई एक एथनिक जो ग्रुप है, खासकर जो मिलिटेंट ग्रुप है, वो इतनी दादागिरी चला रहा है और मीडिया कोई आर्टिकल ही नहीं लिख रही है। तो राइटर इस बात पर बड़े एक तरीके से बातें बोले हैं, एक तरीके से उनको लग रहा है कि मतलब कैसे ऐसे मीडिया कैसी मीडिया हो गया यार यहाँ पर। तो मतलब ये तो फालतू की बात हो गई। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया आखिर मणिपुर की मीडिया जो है वो मर चुकी है क्या? उसने नहीं दिख रहा है कि मणिपुर में एक्सट्रीमिस्ट लोग जब क्या कर रहे हैं, एक लड़की जो है उसकी जिंदगी है, उसके खुद के अधिकार है, उसको फंडामेंटल राइट है जो हमारा संविधान देता है। अगर वो किसी पार्टिसिपेट कर रही है उसका ये काम भी है, अगर देखा जाए तो उसको रोका जा रहा है इस तरीके से, वो भी आजाद देश के अंदर में जहां पर संविधान के थ्रू हमारे राइट प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो ये कितने हद तक सही है? तो इस बात पर भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाया गया। तो ये सारी सोचने वाली बात है कि किस तरीके से इन चीज़ों को हम लोग सुधार सकते हैं, और अगर हम लोग इस तरीके से इन चीज़ों को आगे और बढ़ावा देंगे तो ये और ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी आने वाले टाइम पर। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस तरीके की महिलाओं को कोई ऐसा काम कर रही है तो उसको सपोर्ट किया जाए, और जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उनकी वॉइस को जो है वो एक तरीके से सप्रेस किया जाए। आप लोग क्या राय है इसके बारे में आप लोग बताइए। और मणिपुर को हमारे देश के कितने राज्य टच करते हैं और इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो कौन सी टच करती है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सी बात है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर भी आप लोग दे सकते हो, कल को कोई ऐसा आर्टिकल आए
महिलाओं के अधिकारों के बारे में, एक्सट्रीमिज्म के बारे में कहीं लिखने के लिए, तो एक बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर इसको मेंशन करोगे तो एग्जामिनर जो है उसका दिल जो है वो गदगद हो जाएगा, खुश हो जाएगा कि रियलिटी में इंसान जो है वो चीज़ों को पढ़ रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा खासकर इसके बारे में। ओके दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक इंटरनेशनल न्यूज़ है और इसी के साथ में एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों का यहाँ से बन सकता है। बहुत ही तसल्ली में पूरे आर्टिकल को डिस्कस करूंगा। चाइना की बदतमीजी अभी आप लोगों ने देखी। अरुणाचल प्रदेश के हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो कि लंबे समय से लगभग 4 साल से यार वो मेहनत कर रहे थे बच्चे, और उनको एंट्री नहीं दी गई, जो अभी एशियन गेम चाइना के अंदर में देखने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही एक दुखद घटना सामने निकल कर आई। अच्छा, ये बताओ कौन से नंबर के एशियन गेम है और कहाँ पर हो रहे हैं? अभी क्या मुद्दा है चाइना का? चाइना एक वो देश है, जो आप लोगों ने तनु वेड्स मनु मूवी देखी है, उसमें कंगना रनावत का सीन क्या रहता है? वो एक लड़के से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, पर लेकिन जबरदस्ती शादी करना चाहती है। यानी कि घर वाले जब तक अपोज कर रहे थे तब तक उसको उससे शादी करनी थी, पर लेकिन जैसे ही घर वालों ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है तुम्हारी शादी उससे करा देते हैं, तो उसको वो भी चीज़ नहीं पच रही है, करी है इतनी जल्दी कैसे मान गए, कोई मना ही नहीं कर रहा है, तो उसको उसमें भी शक होने लगा। तो वही बदतमीजी आप लोगों को यहाँ पर आज के डेट में चाइना की देखने को मिलेगी। जब तक इसकी जिंदगी में कोई इरिटेशन ना हो, जब तक ये दूसरों की जिंदगी में कोई उंगली ना कर दे, तब तक इसको अपनी रोटी जो है वो हजम नहीं होती है। दूसरे काम में टांग अड़ाकर ही इसका काम चलता है। और अभी इसने ऐसा ही कुछ किया है साउथ चाइना सी के अंदर में। इसको ये लगता है कि इसके आगे साउथ चाइना, बेसिकली सी के आगे चाइना का नाम लग गया तो ये चाइना का सी हो गया, और बहुत दिनों से इस भ्रम में है और इसकी वजह से आसपास वाले देश को ये परेशान करके रखता है। अब इसने क्या किया, ये पिक्चर आप लोगों को दिख रही है, यहाँ पर एक फ्लोटिंग बैरियर लगा दिया। मतलब कि इन्होंने यहाँ पर इस तरह का बैरियर लगा दिया, ये बता दिया कि इससे जो उस वाला एरिया है, अब ये सारा हमारा एरिया है, अब यहाँ तक इस पर्टिकुलर एरिया में कोई एंट्री नहीं करेगा। मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो आप लोगों को याद भी रखना है और जहाँ से पास्ट में क्वेश्चन ही पूछा गया है। साउथ चाइना सी में जो सबसे बड़ा बवाल है वो है एक पर्टिकुलर चीज को लेकर, और वो क्या है, वो है 9 डैश लाइन। ये गिनना आप लोग यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 डैश लाइन जो है, कहीं भी आप लोग देखोगे इसमें जो डैश आप लोगों को मिलेंगे ना, ये 9 ही मिलेंगे, चाहे आप लोग यहाँ पर गिन लो, आप लोगों को 9 से एक भी ज्यादा नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसीलिए इसका नाम रखा गया 9 डैश लाइन। यानी कि चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर में ये डैश डैश लगाकर इस तरीके से पूरा बता दिया कि ये मेरा एरिया है, और इसके अंदर कोई एंट्री अगर करेगा तो उसने बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। यानी कि उसको चाइना के साथ में जो है ये समझ लो कि युद्ध करना पड़ेगा, ऐसी फीलिंग यहाँ पर है। अभी इसको लेकर फिलीपीन काफी टेंशन में रहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट एक स्टेट है। स्टेट क्या होता है, जो 2 वाटर बॉडीज को जोड़ता है, इसको बोलते हैं यहाँ पर ल्यूजियन स्टेट। याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है कि यहाँ पर कहाँ पर ये लोकेटेड है। तो साउथ चाइना सी में ये लोकेटेड देखने को मिलेगा। एक नीचे यहाँ पर सुलू सी है, ये भी आप लोग यहाँ पर बेसिकली ये भी पूछा जा चुका है। और स्पार्टली आइलैंड जो है यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, जिसपे चाइना बोलता है कि इस पे पूरा मेरा हक है, कोई इसको टच नहीं करेगा। तो जो 9 डैश लाइन है, इसके आसपास में जितने भी देश हैं वो सारे फ्रस्ट्रेट हैं। जैसे वियतनाम कहता है भाई साहब हमारा भी एरिया है यहाँ पर, हमको भी मान लो यार कि हम भी हैं इस दुनिया में, तो मानते ही नहीं हो। इधर फिलीपीन को यहाँ पर सेम प्रॉब्लम होती है। मतलब ये समझो कि आसियान कंट्री में सबसे ज्यादा जो इरिटेशन क्रिएट करने वाला देश है वो है चाइना। यहाँ पर स्पार्टली आइलैंड हो गया, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पार्शल आइलैंड हो गया, इसको लेकर भी यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया में अभी इन्होंने अपना बेसिकली यहाँ पर ये इस तरीके से ये नहीं एक बाउंड्री क्रिएट कर दी, और इसको यहाँ पर फ्लोटिंग बैरियर मतलब तैरता हुआ बैरियर, कि हाँ ये बता दिया कि यहाँ से इधर मत आ जाना। तो इसको लेकर फिलीपीन जो है उसने काफी चिंता जताई और उसने बोला कि ये एक ऐसा एरिया है जिसमें हमारा भी अधिकार है। और चाइना जिसको अपना बताता है उसमें चाइना, ताइवान, फिलीपीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनोई, वियतनाम, यानी कि दर्जन से भी, मतलब ये समझो कि दर्जन से थोड़े से कम आसियान मेंबर आप लोगों यहाँ पर टेंशन में आते हुए नजर आएंगे पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर के अंदर में, जहां पर चाइना की बदतमीजी देखने को मिलती है। अभी यहां से आप लोग देखिए, ये क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है थोड़ा सा। ईस्ट चाइना सी जो है वो वाया ताइवान स्टेट और इसी के साथ में फिलीपीन सी और इसी के साथ में लुजान स्टेट, ये फॉर्म करते हैं यहाँ पर साउथ चाइना सी के अंदर में। तो आप लोगों को पता है यहाँ पर ताइवान स्टेट, जो कि ताइवान वाला एरिया है, यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा थोड़ा सा ऊपर अगर आप लोग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ताइवान देखिए, तो इसके बीच में ताइवान स्टेट है। तो चाइना इसको भी बोलता है, वो तो बोलता है पूरा ताइवान ही मेरा है, यहाँ तो बोलने वाली कोई बात ही नहीं रही। यहाँ तो ये भी नहीं है कि ये एरिया मेरा है, वो कहता पूरा ताइवान ही मेरा है। ठीक है, तो ये चक्कर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी में आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली पार्सल
जो कि कंट्रोल किया जाता है चाइना के द्वारा, और स्पार्टली आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये पूरा का पूरा रीजन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ट्रॉपिकल मॉनसून का इन्फ्लुएंस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में दुनिया भर में आप लोग खुद सोचो, अगर पूरे मैप को आप लोग ध्यान से देखोगे, कुछ भी अगर व्यापार होता है, इधर किसी को जापान को जाना है, इधर जाना है, तो सब इधर से होते हुए यहाँ पर आएंगे। ये थोड़ा सा देखिए आप लोग यहाँ पर, यहाँ से होते हुए सब यहाँ से होते हुए तब जाकर इंडियन ओशन में इस पर्टिकुलर रीजन में सबकी एंट्री होती है। तो ये एक ऐसा एरिया है जिससे काफी लार्ज स्केल पर व्यापार होता है, और चाइना यहाँ पर इसके ऊपर अपना कंट्रोल करके बैठ जाता है। और इसी चक्कर के चलते आप लोगों ने अभी रिसेंटली सुना, कई बार मैंने डिस्कस भी किया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हमारे देश के पाक ऑक्युपाइड एरिया से होके जाता है, जिसको पीओके हम लोग बोलते हैं, तो उससे होते हुए यहां पर जाता है। और ये पर्टिकुलर इसीलिए चाइना बना रहा है ताकि कल को चल के उसको पता है कि वो इतना रायता इस एरिया में फैला चुका है कि कल को चलकर यहां पर अगर मलेशिया या फिर 2-4 देशों ने उन्हें मिलकर बोल दिया कि तुम इधर से अब नहीं जाओगे, ठीक है, तो यहां पर क्योंकि इतनी हद कर रहा है, तो इसके चलते उसके पास में ऑल्टरनेटिव रूट होना चाहिए यहां पर। तो इसलिए वो ऑल्टरनेटिव रूट पहले से ही तैयार करके अपना घूम रहा है। की पोर्ट भी कई सारे हैं आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि है, ठीक है। और इसी के साथ में जो डिस्प्यूट है यहाँ पर, ये मैंने अभी बताया, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा टेंशन, जैसे वियतनाम के लिए, फिलीपीन के लिए, ताइवान के लिए, मलेशिया के लिए चाइना 9 लाइन बोलकर बोलता है कि ये मेरा एरिया है और यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करेगा। तो ये जो बेसिक मैप बेस्ड क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, इसके बारे में याद रखेगा। ताइवान स्टेट, इसी के साथ में पार्सल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड, और नेक्स्ट यहाँ पर ल्यूजोन जो बेसिकली स्टेट हो गया, सुलू सी हो गया, ये इसी के एरिया है। गल्फ ऑफ थाईलैंड मैंने डिस्कस किया था, याद रखिए, कल को क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूज मत होना, इसी के बारे में यहाँ पर ये सारी बातें हैं। और ये सब कुछ एरिया जो है ये कहीं ना कहीं एक एक्सटेंडेड पैसिफिक ओशन वाले रीजन आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो गलती किसकी है बताओ, क्या करना चाहिए चाइना के साथ में, छोड़ दिया जाए या फिर मार दिया जाए, बोल चाइना के साथ में क्या सलूक किया जाए, बताइए जरा क्या करें इसके साथ। किसी भी डिफेंस एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी न्यूज आप लोग थोड़ा सा सतर्क लोंडे बन के देखा करो, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि ये न्यूज आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पूछी तो यूपीएससी में भी जाती है डायरेक्टली, अगर बात करें प्रीलिम्स के अंदर भी, एनडीए सीडीएस के अंदर में, या फिर किसी भी डिफेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये खासकर जो न्यूज पब्लिश की गई, ये पीआईबी के द्वारा पब्लिश की गई, और यही आगे चलकर द हिंदू के द्वारा भी पब्लिश की गई और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी पब्लिश की गई। तो जो न्यूज पीआईबी अगर पब्लिश कर देता है तो उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी खासियत ये होती है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट ने पब्लिश किया है तो और इज्जत बढ़ जाती है उसकी थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास के बारे में। तो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज कहां पर हो रहा है, ये अलास्का यूएसए के अंदर हो रहा है, जिसमें हमारे देश की जो फोर्स है वो भी यहां पर पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। चलिए, कनाडा तो हम लोग जा नहीं सकते, पर यूएसए तो हम लोग घूम सकते हैं ना, पड़ोसी देश में तो यूएसए के अंदर में वो रीजन अलास्का आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं कनाडा के साथ में काफी लार्ज स्केल पर टच करता हुआ आप लोगों को नजर आता है। यानी कि ये यूएसए का पोर्शन जो है ये यूएसए से काफी दूर है, और यूएसए के द्वारा ये पोर्शन जो है वो खरीदा गया था रसिया से, क्योंकि रसिया को लगता था ये मेरे किसी काम का नहीं है, और आज की डेट में देखो यहाँ पर ये यूएसए के लिए कितना काम का बना हुआ है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर, ये आप लोग याद रखिएगा, जो कि रिसेंटली अभी क्वेश्चन ही पूछा गया मैप बेस्ड। यहाँ से थोड़ा सा जूम करूंगा तो बड़े ही प्यार से आप लोगों को एक लोकेशन दिखाऊंगा, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है फिर यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर, ये चुक्की सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली चुक्ची सी बेसिकली आप लोग इसको बोल सकते हैं, और नीचे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये है बेरिंग सी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो लोकेशन है इसके लिए एक स्टेट है यहाँ पर, अगर ये जूम होकर दिख जाए तो हम कुछ बोले बेइज्जती मत करा, दिख जा, अरे और जूम होगा, खुल जा जिम जिम, क्या चाहिए, हाँ ये आ गया, ठीक है। ये बेरिंग स्टेट का नाम आप लोग याद रखिएगा, रिसेंटली अभी एक क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पर जो बेसिकली जो ये ऊपर वाला सी है, जिसको यहाँ पर चुक्ची सी बेसिकली बोला गया है, ठीक है, और नीचे आप लोग यहाँ पर ये बेरिंग सी है, इसको कनेक्ट करने वाली स्टेट का नाम बताइए। तो बेरिंग स्टेट है इन दोनों को कनेक्ट करने वाला। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन था रिसेंटली भी, ठीक है। अभी बात करते हैं इस पर्टिकुलर युद्ध अभ्यास के बारे में। सबसे पहले तो ये 19th यानी कि 19वां संस्करण है यहाँ पर, ये एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास जिसका नाम दिया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो यहाँ पर ये है कि ये अभी आगे भी आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 25 सितंबर से स्टार्ट होके 8 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। और कहां पर होने वाला है, ये अलास्का का एक रीजन है जिसका नाम है यहाँ पर फोर्ट विंडराइट। तो ये अलास्का के अंदर ही फोर्ट विंडराइट जो बेसिकली विंडराइट वाला रीजन है, वहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये एक तरीके की एनुअल यानी कि हर साल कंडक्ट होने वाली एक्सरसाइज है, जो कि इंडियन और यूएसए की आर्मी के बीच में देखने को मिलेगी। हमारे देश के लगभग 350 के करीब इंडियन सोल्जर जो हैं
जो कि हमारे देश का यहाँ पर एक पर्टिकुलर अगर इन्फेंट्री के बारे में बात करें तो मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के द्वारा लीड किया जा रहा है यहाँ पर ये पर्टिकुलर ऑपरेशन। और ये सारा का सारा जो काम होता है ये यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स है उसके हिसाब से यहाँ पर ये काम करते हैं, यानी कि उसको फोकस में रखते हुए काम करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी की टेरिटरी में जाकर ऐसे घुस जाएंगे और वहां पर उनके साथ में लड़ाई करेंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल बेस के हिसाब से हम लोग यहाँ पर चलते हैं। थीम क्या रखी गई, इसकी थीम यह है कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इन द टफ माउंटेन एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। मतलब कि जैसे आप लोगों को एग्जाम देना है तो आप लोगों को एग्जाम में बैठकर 3-3 घंटे लगातार लिखना है। जैसे कई सारे एसएलवी फैमिली मेंबर अभी यूपीएससी का मेंस लिख कर आए, तो वो अगर मैंने यहाँ पर 2-3 से अभी मैंने जैसे बात की तो यहाँ पर कह रहे थे कि सर प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जिसकी कुछ हद नहीं है, क्योंकि उंगलियां जो हैं वो दुख जाती है लिखते लिखते। तो मुझे अपने दिन याद आ गए जब मैंने मेंस लिया था उस टाइम पर, मतलब रियलिटी में यार अभी जो इसको समझ नहीं पा रहा ना उसको समझना पड़ेगा कि दिन में बैठ के 6 घंटे लगातार पेन चलाना कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एक प्रैक्टिस की, ये आप लोगों को समझ में आएगा। तो वही एक्सट्रीम जब माउंटेन रीजन में कहीं एक्सट्रीम वेदर में जाकर आप लोग फाइट करते हैं तो वहां पर भी काफी ऐसी कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, वरना कल को अगर कहीं ऐसी लड़ाई करनी पड़ गई तो फिर जो है हम लोग ढंग से काम नहीं कर पाएंगे अगर प्रैक्टिस यहाँ पर नहीं होगी। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर ब्रिगेड लेवल, इसी के साथ में जो ड्रिलिंग हो रही है, सर्विलेंस हो रहा है, इसी के साथ में एयरबोर्न ऑपरेशन, मतलब काफी सारी एरिया में ये काम करते हुए नजर आते हैं। अगर बात करें यहाँ पर ये इंजीनियरिंग, क्लीनिंग, ऑब्स्टिकल और इसी के साथ में काउंटरिंग एक्सप्लोजिव अगर कोई होता है उसको भी यहाँ पर डील करते हुए नजर आते हैं। इंडिया और यूएसए के बीच में ये नहीं कि ऐसे ये अकेला युद्ध अभ्यास ही आप लोगों को एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। जैसे आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर वज्र प्रहार और मालाबार, तो पता नहीं कितनी बार मैंने डिस्कस की है, इंडिया और यूएसए की नेवी के बीच में है। बताइए अब इसमें 2 देश और मिलकर काम करते हैं, वो कौन से हैं? क्वाड देश हैं, दोनों का नाम बता दीजिए आप। कोप इंडिया है और रेड फ्लैग एयरफोर्स की एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि यूएसए के साथ में हम लोग काफी लार्ज स्केल पर कनेक्टेड हैं इस पर्टिकुलर एरिया को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये है बेसिक इंफॉर्मेशन, ओके। दोस्तों ऊपर वाले ने पृथ्वी के ऊपर इतने खूबसूरत जीव बना रखे हैं, यानी कि देखकर लगता है कि ऊपर वाला बड़ा ही अच्छा आर्टिस्ट है। अभी एक ऐसे ही एक क्रिएचर के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा और जिसको जानकर आप लोगों को हैरानी होगी। ये न्यूज़ कवर की गई बेसिकली हिंदू के अंदर भी कवर की गई थी और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी, कि नो ब्रेन नो प्रॉब्लम, यानी कि जिसके माइंड में बोले, जिसके सर में माइंड होता है फिर ब्रेन होता है, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंसान दुनिया भर की दिक्कतों में रहता है, पता नहीं ये टेंशन वो टेंशन, अगर ब्रेन ही ना हो तो कैसा रहे हैं। एक ऐसी फिश है जिसका नाम है टाइनी जेली फिश बेसिकली बोलते हैं इसको, और ये अपने एक्सपीरियंस से सीखती है, यानी कि इसके पास में कोई ब्रेन है नहीं है, बहुत ही सिंपल सा एक क्रिएचर है जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बड़ा ही खूबसूरत सा है। अभी एक और खूबसूरत पिक्चर आप लोगों को इसकी दिखाई देगी जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो मतलब अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। ये जब मैं पढ़ रहा था मुझे ऐसा लगा कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है यानी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, जो वैसा आता रहेगा उससे सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अभी यहाँ पर जो रिसर्चर है उन्होंने बात की कैरेबियन बॉक्स जेलीफिश के बारे में, बोला कि वो उसके सामने कोई भी अगर जब चलती है पानी के अंदर में कोई भी ऑब्स्टिकल आता है तो क्या करती है, वो अपने एक्सपीरियंस से उसको विजुअलाइज करके मैकेनिकल हिसाब से उसको बेसिकली अवॉइड करने की क्षमता रखती है, क्योंकि सोचने समझने की क्षमता उसके अंदर है नहीं है, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि घर से बाहर जा रहा है बच्चा, माँ बाप की सुन नहीं रहा है, माँ बाप ने थप्पड़ मार दिया तो दिमाग लगाया नहीं, अतः पता चल गया कि अगली बार जाएगा तो फिर थप्पड़ पड़ेगा, आगे से नहीं जाना है तो एक तरीके से एक्सपीरियंस हो गया कि अब बदतमीजी नहीं काटनी है। तो ऐसा ही एक्सपीरियंस यहाँ पर इनको देखने को मिलेगा। ब्रेनलेस ये क्रिएचर है यहाँ पर, जिनको यहाँ पर बेसिकली निडेरिया का नाम से जानते हैं, सी साइलेंट हो यहाँ पर, इस पर्टिकुलर ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं। गंदा पानी या फिर जो एक तरीके से नहीं मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी जड़ों को ये नेविगेट कराते हैं, यानी कि घुमाते फिराते रहते हैं, जिससे कि वो कॉन्टिन्यूसली जो है एक बैलेंस बना रहता है नेचर के अंदर में। ये एक तरीके से जो फिंगर नेल साइज ये आप लोगों को देखने को मिलेगी जेलीफिश, ये अवॉइड कर देती है किसी भी ऑब्स्टिकल को अपने हिसाब से बिना देखे हुए, और ये काफी सरप्राइजिंग है क्योंकि ये एडवांस लेवल की कॉग्निटिव एबिलिटी रखती है अपने अंदर में, जबकि इसकी जो नर्वस सेल है, जो नर्वस सिस्टम है वो काफी सिंपल है पर फिर भी एडवांस लेवल का काम कर रहा है। मतलब कि एक तरीके से बोलो कि कंप्यूटर की रैम जो है वो 2 GB पर, लेकिन काम जो है 16 GB वाला कर रहे हैं समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, तो वो वाली कंडीशन आप लोग बोल सकते हो। इसी के साथ में एसोसिएटिव लर्निंग, जो कि कंपेरेबल नहीं कहते कि आप लोगों ने देखा होगा कि किसी बच्चे ने कोई मोहल्ले में एक तरीके से कॉलेज या स्कूल वगैरह फर्स्ट डिवीजन कर दिया तो माँ बाप बोलते हैं कि देख उसके आ गई, ये देखो हमारा निकम्मा, ये मतलब एक तरीके से उसकी नहीं आई, ठीक है।
निकम्मा नहीं है, मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये देखो हमारा क्यूट बच्चा, ठीक है, इनोसेंट पीपल। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बेसिक मुद्दा क्या है बेसिकली यहाँ पर, कि एक तरीके से बोला गया कि यहाँ पर एसोसिएटिव लर्निंग जो रहती है वो चीज़ों को कंपेयर करके स्मार्टर एनिमल जो है जैसे कि लाइक फ्रूट फ्लाई या फिर माइस जो होते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो वो वाली स्किल भी इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और हो भी क्यों ना भाई साहब, जिस इंसान के पास, इंसान मतलब जिस जानवर के पास में 4 आंखें हो वो क्या क्या नहीं कर सकता, तो 4 आंखें इसकी देखने को मिलेगी। और इसके बेसिकली सेंटर में एक आप लोगों को यहाँ पर सेंसर भी देखने को मिलेगा जिसका नाम रखा गया है, ये है बेसिकली रोपीला, ठीक है, जो कि चारों तरफ से थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स से यहाँ पर कनेक्टेड होता है, जैसे आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं। तो इसी स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पर ये काम कर पाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर ये ट्रेन करती है चीज़ों को एंटिसिपेट करना, अवॉइड करना, कोई सामने आ रही है फ्यूचर प्रॉब्लम को, और इसी को यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। सिचुएशन को देख के सीखना, मतलब सीधी सीधी बोलो तो चाणक्य साहब की जो कोटेशन है चाणक्य जी की, कि दूसरों की गलती से सीखो, तो वाली बात आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं यहाँ पर ये, या तो अपने आप करके सीख लो या दूसरे से सीख लो। अगर आप लोग भी अपनी ये कोग्निटिव एबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, एक तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा ढंग से, खासकर जो अच्छे अच्छे आर्टिकल होते हैं, जैसे आप लोग को द हिंदू का एक एडिटोरियल एटलीस्ट आप लोग डेली पढ़ लीजिए, ठीक है। वर्बल रीजनिंग को सोल्व कर सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पर हैं जिससे आप लोग ट्रेन कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आप लोग जैसे कई बार सुडो की वगैरह सोल्व करते हैं, ऐसी चीजें जिस पर अटेंशन देने की रिक्वायरमेंट होती है, सोचने की रिक्वायरमेंट होती है, उससे इंसान ज्यादा लर्न करता है। या कि ऐसे बस हाँ सामने चीज आई और निकल गई, वो आप लोग को एक अलग तरीके की देखने को मिलेगी। तो बहुत ही बेहतरीन है। एक इसके बारे में अगर याद रखेंगे तो थोड़ा सा कि आप लोग समझ पाएंगे कि आप लोगों को भी इसको इंप्रूव किया जा सकता है, आप लोगों के द्वारा भी इसके ऊपर काम करके, है कि नहीं। कैसा लगा बताइएगा जरूर, मुझे तो बड़ा प्यारा लगा ये, मतलब जो जानवर है जो भी है। जिंदगी में अगर आप लोग को हमेशा हेल्दी रहना है तो जो चीज़ें आप लोग के लोकल एरिया में मिलती हैं वो आप लोग हमेशा खाइए। कोई बाहर की चीज़ अगर आप लोग खाएंगे किसी मौसम में, आप लोग को वहाँ पर वो आप लोगों की बॉडी को कई बार सूट नहीं आती हुई नजर आएगी। यानी कि हमारी बॉडी जो है वो हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसके हिसाब से रहती है। जैसे कि यूरोप में सब जीन्स पहना करते थे क्योंकि वहाँ पर ठंड होती है हमेशा मैक्सिमम टाइम। अब हमारे देश में लोग जीन्स पहनते हैं चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। नॉर्मली हमारे यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले लोग हैं, इसलिए आप लोग नॉर्थ में देखोगे तो धोती पहना करते थे लोग पुराने टाइम पर, और साउथ में अगर देखोगे तो आप लोगों को लुंगी नजर आएगी, वो भी धोती का एक दूसरा स्वरूप है। क्योंकि ये रीजन है कि यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर जो है इस तरह का पहनावा आप लोगों को देखने को मिलता है। पर लेकिन हम लोग दूसरों को देखकर जो अपना चीजें चेंज करते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बहुत सारी बीमारियां तक लगती हुई नजर आती हैं जब हम लोग इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये क्यों डिस्कस करूँ, ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा हूँ बहकी बहकी नहीं है। अभी क्या हुआ यहाँ पर, ये है कोल वेटलैंड केरला के अंदर में, वहां पर अभी एलियन प्लांट जो है उनकी मारामारी देखने को मिल रही है। दुनिया भर के एलियन प्लांट यहाँ पर आ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल नेचुरल जो यहाँ का इकोसिस्टम है वो काफी ज्यादा हैम्पर हो रहा है। एलियन प्लांट क्या होते हैं, जो उस एरिया के नहीं है। अभी आप लोगों ने सुना ना मैक्सिको के अंदर में एक एलियन की कहानी आप लोगों ने सुनी, तो इसका मतलब होता है कि ये हमारे ग्रह का नहीं है, हमारे जैसा नहीं है, हमसे नहीं मिलता जुलता है। तो केरला के अंदर लोकली ये चीजें नहीं पाई जाती हैं, पर लेकिन जब भर भर कर यहाँ पर नदियों में ये चीजें देखने को मिली, जैसे जलकुंभी का नाम आप लोगों ने सुना है, जिसको समुद्र सोग भी आप लोग बोलते हो, तो पूरे समुद्र को सोख जाता है, इतना पानी बेसिकली वो निकलता है। इसी पैटर्न में आप लोगों को ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो रिसेंटली अभी न्यूज में है। तो यहाँ से ये यूपीएससी के लिए तो एटलीस्ट आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। नाम काफी इंटरेस्टिंग है इसका, जो कि आप लोग याद रख पाएंगे, भूलेंगे नहीं। इसका नाम है कैम्बोम्बा फुरकुटा, ठीक है। तो कैम्बोम्बा फुरकुटा, फुरकुटा परकटा कुछ ही बोल देना, ठीक है। तो ये कोल वेटलैंड जो है ये इंटरनेशनली एक इंपोर्टेंस रखने वाला रामसर साइट है हमारे देश के अंदर में। पर लेकिन इसके अंदर में जो पर्टिकुलर एलियन है ये है कैम्बोम्बा फुरकुटा। ये एक इन्वेसिव स्पीसीज है जो कि काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर फैलती हुई नजर आ रही है। केरला का ये लार्जेस्ट ये ब्रैकिस ह्यूमिड ये ट्रॉपिकल वेटलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके साथ में आप लोगों को यहाँ पर एक रिवर नजर आएगी, जिसका नाम भी आप लोग कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये वेटलैंड न्यूज में आ गया। अब आप लोग बोलोगे यार वेटलैंड तो हमारे देश के अंदर में 70-75 से भी ज्यादा है, ठीक है। पर लेकिन अब सारे वेटलैंड याद करेगा, या फिर कोई रिवर आ गई तो इतनी सारी रिवर है सारी याद करेगा, नहीं, ऐसा नहीं हुआ करता। आप लोग को बस वो याद करना है जो कि न्यूज में है। तो न्यूज आप लोग को एक सारथी का काम करती है, आप लोगों के लिए कृष्ण जी बन जाती है जब ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो रिवर है इसके साथ में कनेक्टेड वो है चलाकुड़ी रिवर, और जो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर एक और रिवर जिसका नाम है भरतपुजा रिवर, तो ये इसके साथ में कनेक्ट है। और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे आप लोगों को याद होगा, मैंने डिस्कस भी किया था कि यहाँ पर ऊपर से यानी कि रसिया से होते हुए यहाँ पर पक्षी उड़ते हुए यहाँ पर हमारे देश के अंदर पहुंचते हैं। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे यानी कि उनकी मेमोरी में एक रास्ता बेसिकली पहले से ही बना हुआ है, उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर वो आते हैं। तो उसके चलते यहाँ पर ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का भी पार्ट है यहाँ पर, क्योंकि
क्योंकि बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड आप लोगों को यहाँ पर नजर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये नाम तो याद हो गया होगा, बोलिए क्या है, लिख के बताइए ऐसा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसको दूसरे नाम से पुकारा जाता है जिसको बोलते हैं पिंक ब्लूम। पिंक ब्लूम यहाँ पर ये काफी बड़े फूल होते हैं, इसके ऊपर फैल जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे पानी को ये बर्बाद कर देते हैं। और खासकर जो पेनेरियल जो वाटर है एक तरीके से वो काफी ज्यादा इंपैक्टेड यहाँ पर होता है। देखो आप लोगों को साउथ इंडिया में सारी वो रिवर देखने को मिलेंगी मैक्सिमम जो कि मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, यानी कि मॉनसून आएगा तो रिवर पानी जो है वो चलता हुआ नजर आएगा, पर मॉनसून नहीं आएगा तो वो पानी जो है वो नदियां नहीं चलेगी। पर लेकिन जो नॉर्थ इंडिया में है सारी की सारी वो क्या है, वो एवरग्रीन रिवर है, यानी कि वहां से तो ग्लेशियर पिघलते हैं और उससे पानी होता हुआ नीचे धरती पर आता है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यही है, और इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, काफी ज्यादा फास्ट यहाँ पर फैलते हैं, और उसी की वजह से यहाँ पर काफी लार्ज स्केल से यहाँ पर ये पर्टिकुलर इजीली फैलकर यहाँ पर ये लोट ऑफ ऑक्सीजन भी यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को यूज करते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से जो पानी के अंदर में या फिर जो भी यहाँ पर प्लांट्स वगैरह या नेटिव जो फिश वगैरह रहती है यहाँ पर, तो उसकी वजह से काफी नुकसान होता है। अब खुद सोचो केरला जो है वो हमारे देश का एक कोस्टल राज्य है, और वहां पर अगर कोई ऐसी चीजें निकल कर आती है, फिश के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ता है, तो लोकल लोगों के लिए वहां पर उनकी फूड सिक्योरिटी भी जो है वो हर्ट होती नजर आएगी। इकोनॉमी, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें बेची जाती हैं, तो इकोनॉमिक भी लॉस काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से भी आप लोग बोल सकते हैं। अब सोचो, एक आर्टिकल पढ़ते हुए पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों ये बात आई, आज की डेट में केरला में सबसे ज्यादा लोग जो है वो बाहर जाते हैं और बाहर से हमारे देश के अंदर में आते हैं। ठीक है, अभी कनाडा के बारे में देखा कि केरला में सबसे ज्यादा लोग जो है आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे लार्ज स्केल पर जो केरला के अंदर में आप लोगों को एफडीआई आता हुआ नजर आता है, बाहर से इन्वेस्टमेंट में होता। अब सोचो कि कोई इंसान आगे यहाँ पर वो चिढ़ता है, मान लीजिए कोई दूसरे देश का, ठीक है, उसने आकर यहाँ पर सारी नदियों में देश के अंदर में ये डाल दिया उठाकर, तो हमारी नदियां तो वैसे ही बर्बाद हो जाएंगी। तो इसलिए जरूरी है इन चीजों के ऊपर भी ध्यान रखना। कल को चलकर ये आसान तरीका हो गया, ना तो किसी के साथ में लड़ाई करी, ना ही किसी के साथ में कोई गला काटा, ना ही कोई तू मैं हुई, छाक उठाकर सारी नदियों में ये इस तरह की चीजें डाल दी, इस तरह के बीज डाल दिया लाकर, अब फिरते रहो अपना उसको कंट्रोल करते हुए। तो ये आसान तरीका होता है बर्बाद करने का। ऐसा ही होता है साइबर वेरफेयर, जो साइबर वारफेयर आज के डेट में देखने को मिल रहे हैं, ना किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना है ना कुछ, पूरा सिस्टम एक तरीके से ठप कर दिया। कोरोना भी एक तरीका वायरस बोला जाता था, साइबर वेरफेयर के लिए चाइना जो है उसको तैयार करा था, वो अलग बात है कि खुद ही उसकी चपेट में आ गया। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बेसिक है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा ये बताइए वैसे टोटल रामसर साइट है कितनी वैसे हमारे देश में आज की डेट में, देखता हूँ कौन बताता है यहाँ पर। ये जो न्यूज़ है ये वर्ल्ड न्यूज़ देखने को मिलेगी, और जब भी वर्ल्ड न्यूज़ की बात आए और जयशंकर साहब आ जाए तो मुझे आ जाता है। इंडिया और जो यूएन है वो ज्वाइन कर रहे हैं फोर्सेस इंपावर करने के लिए ग्लोबल साउथ, कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए। अभी यहाँ पर जो है जयशंकर साहब ने काफ़ी लार्ज स्केल पर इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जब ग्राउंड लेवल की बात की गई, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें भी डिस्कस की गई। मुद्दा मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है, जिससे कि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अभी आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो देखने को मिली वो आप लोग बेसिकली ध्यान से सुनिएगा। G20 की मीटिंग हमारे देश में हुई, तो उस टाइम पर सबको ये लग रहा था कि G20 की मीटिंग जो है वो फेल होगी। क्यों? क्योंकि लोकल एरिया में जितनी भी छोटी छोटी मीटिंग हो रही थी वहां पर, उनमें सब में किसी में भी कंसेंसस यानी कि सहमति नहीं बन पाई, सारे लोग जो हैं वो अपोजिट थे। पर G20 में जरा सी देर में कंसेंसस यानी कि सहमति बन गई, तो उसकी वजह से मुद्दा ये निकल कर आया, जब G20 में इतनी आसानी से यहाँ पर सहमति बन गई, तो यहाँ पर एक तरीके से किसके मुद्दे पर बनी, ऐसे अगर देखा जाए, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे उठ के बन गई। यहाँ पर इंडिया ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा दांव खेला कि क्यों ना अफ्रीकन यूनियन को हम लोग G20 का पार्ट बना दें। अब अफ्रीकन यूनियन को G20 का पार्ट बनाना ये हमारा ब्रह्मास्त्र, क्योंकि चाइना अपोज नहीं करेगा, रसिया तो वैसे ही अपोज नहीं कर रहा आज के डेट में, और बचा यूएसए और यूरोप, वो अपोज इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो भी काफी ज्यादा एक तरीके से फायदा उठाते हैं अफ्रीकन कंट्री से। तो इसी के चलते उनको सबको G20 का जो हमारा बेसिकली एक एग्रीमेंट था उसमें सहमति करनी पड़ी। उस G20 के साथ में अब हम लोग एक तरीके से लीडर बन गए हैं ग्लोबल साउथ के। ग्लोबल साउथ जब शब्द यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है ये बेसिकली यूरोप, यूएसए, रसिया और इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर जो मैक्सिमम पोर्शन है वो आप लोग ग्लोबल साउथ में आप लोग बोल सकते हो। यानी कि एशिया पूरा हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, तो इसको ग्लोबल साउथ बोला जाता है। तो अभी हमारा देश जो है उस ग्लोबल साउथ का लीडर एक तरीके से कहला रहा है, क्योंकि हम लोग काफी लार्ज स्केल पर उनको अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। इंडिया ने अभी यूएन जो नेशन के अंदर में अभी ज्वाइंटली यहां पर बोला कि मिलकर काम करेगा इंडिया यूएन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव के लिए, जिसमें फास्टर ग्रोथ के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में बात की जाएगी ग्लोबल साउथ के बारे में। रीजन क्या है? आज की डेट में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में काफी यंग जनरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिनके लिए अगर ढंग से कुछ ढंग का काम नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इंडिया यानी कि हमारा देश जो है वो काम करना चाहता है, तो एम है कि ग्लोबल साउथ के लिए काम किया जाए।
इंडिया डेवलपमेंट जो भी यहाँ पर काम कर रहा है, आप लोगों ने देखा होगा हम लोग कई जगह जाकर ट्रेनिंग कराते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? आप किसी इंसान को डेली खाना खिला रहे हैं या फिर उस इंसान को उसको खाना कमाना सिखा दो कि हाँ वैसा वैसे तुम काम कर सकते हो, तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया। ठीक है, तो एक तरीके से सामने वाले को अपने पैरों पे खड़ा करना कि भाई साहब अब तुम खुद से कमाओ और खुद से खाओ। ये अभी G20 प्रेसिडेंसी के टाइम पर ग्लोबल साउथ की वो जो वॉइस है वो काफी लार्ज स्केल पर आगे बढ़ाई गई इंडिया के द्वारा। इंडिया जो है वो काफी लार्ज स्केल पर कोऑपरेशन कर रहा है पार्टनर कंट्री के साथ में। आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश के अंदर में कोई भी अगर इवेंट होता है, अक्सर हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को बुला लेते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप है यूएन इंडिया टीम की, इसी के साथ में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये काफी लार्ज स्केल पर अलग अलग देश में काम कर रहे हैं। इसी के साथ में शेयर कर रहे हैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, बेस्ट प्रैक्टिस G20 गोल के साथ में। और ग्लोबल साउथ के बारे में अगर बात करें तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, वैसे फिर से आप लोग देख लीजिए। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया एक्सक्लूडिंग जो सर्टेन कंट्रीज हैं, जैसे यहां पर बात करेंगे आप लोगों को देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को हटा दो तो ओशियाना वाले जो भी वहां पर आइलैंड है वो भी सारे यहां पर आ जाएंगे। तो इसके अलावा सारा जो है वो ग्लोबल साउथ कहलाता है। यानी कि डेवलप देशों को छोड़ दो तो वो देश जिसके पास में रिसोर्सेज तो है पर वो डेवलप नहीं हुए, तो उनको आप लोग ग्लोबल साउथ यहां पर बोल सकते हो। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है, एक क्वेश्चन बनता है बेसिकली, और ये रिसेंटली सारे ही न्यूज़पेपर ने कवर किया। ठीक है, ये अभी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी था, द हिंदू के अंदर भी आर्टिकल था, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर भी आर्टिकल था। तो सबकी कटिंग तो लगा नहीं सकते, तो इसलिए आप लोग जो इंपॉर्टेंट है वही आर्टिकल आप लोगों के सामने लाए जाते हैं उठाकर। ठीक है, तो ये बेसिक है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमी का बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और एक डिफरेंट सा आर्टिकल है। यहाँ पर आप लोगों से जो बातें करूंगा उससे एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा कि आज की डेट में किसी भी देश में अगर आप लोग जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर कोई देश आप लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसका बेसिक फंडा ये होता है कि सामने वाले को प्रॉफिट होना चाहिए जिसके पास में पैसा है। अगर उसको रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट वहीं पर करेगा। जैसे कनाडा का जो फंड है वो हमारे देश में उन्होंने आकर इन्वेस्ट किया, यूएसए में भी कर सकते थे, जापान में भी कर सकते थे, पर लेकिन हमारी जो मार्केट है वो इमर्जिंग मार्केट है, यहाँ पर उनको रिटर्न्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर सब जो लोग हैं वो आज के डेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो हम लोग मार्केट से पैसा उठाने के लिए क्या कर सकते हैं, इजी काम, अपने बॉन्ड जो हैं वो बेसिकली मार्केट में उतार सकते हैं, जिससे इजीली हमारे देश के अंदर में कोई भी आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हमारे बॉन्ड की मार्केट में डिमांड इतनी है क्योंकि अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, IMF के द्वारा भी हमको ब्राइट स्टार बोला गया था वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर में। तो इंडिया की जो एंट्री है JP मॉर्गन बॉन्ड के अंदर में, तो उसकी वजह से कैपिटल फ्लो जो है वो हमारे देश के अंदर देखने को मिलेगा। पर लेकिन यहां पर ये चैलेंज भी रहेगा RBI के लिए। रीजन क्या है? रीजन ये कि RBI को करेंसी में जो इन्फ्लेशन है उसको मैनेज करना पड़ेगा। अगर इन्फ्लेशन मैनेज नहीं होगा तो इसका नुकसान भी फिर होता हुआ नजर आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या निकल कर आता है, जो याद रखने वाली बात है कि JP मॉर्गन जो चेस और यहाँ पर जो पर्टिकुलरली को है इसके अंदर में हमारे देश के जो बॉन्ड है गवर्नमेंट के, वो यहाँ पर अभी इसके अंदर आप लोग एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, बेसिकली आएंगे जून 2024 में। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारे देश के अंदर में एक इजीली, एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग, रुपये आती हुई नजर आए हमारे देश के अंदर में। एक तो इजीली फंड आता हुआ नजर आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ट्रेडिंग कंडीशन इंप्रूव होगी और इंडियन जो रुपी है उसकी मार्केट में आप लोगों को एक अच्छी पोजीशन बनती हुई यहां पर नजर आएगी। इंडिया के जो बॉन्ड्स के बारे में बात की जा रही है, JP मॉर्गन जो है इसको नाम दिया गया बेसिकली एक पूरा GBIEM, यानी कि JP मॉर्गन गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट। इसमें 10% आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे अभी फिलहाल के टाइम पर। और इमर्जिंग मार्केट जो बॉन्ड है वो बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स है वो मेजर करता है कि रिटर्न ऑन द बॉन्ड्स फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज। यानी कि बेसिकली जैसे हमारा देश हो गया या फिर जैसे आप लोग बांग्लादेश ले लीजिए, तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनके एक तरीके से उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए बोल सकते हो। खासकर जो डेवलप कंट्री है वो यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमारे फायदे के लिए काम करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्री होती है उसमें एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं स्पार्क होता है कि आने वाले टाइम में उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी, वो सैचुरेशन पर नहीं पहुंची होती है। पर डेवलप कंट्री क्या है, वो सैचुरेशन पर पहुंच चुकी होती है। अब हमारे देश में तो सबके घर में AC नहीं है, हमारे देश में तो सबके घर में कार नहीं है, हमारे देश में तो सबके पास में 4-4 फोन नहीं है। पर लेकिन अगर USA, जापान इनमें जाओगे तो ये बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए हमारे देश के अंदर में संभावनाएं ज्यादा होती हैं, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आते हैं। 23 इंडियन जो गवर्नमेंट बॉन्ड है वो यहाँ पर जिनकी वर्थ 330 बिलियन बोला गया है वो क्वालिफाई हो गया। तो इतना फंड जो है वो इजिली इंडियन मार्केट के अंदर में आता हुआ नजर आएगा, ये यहाँ पर बेसिकली इसके लिए बोला गया। पर फिर से बोल रहा हूँ, चैलेंज ये है कि इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारे, वरना कई बार चीजों का नुकसान देखने को मिलता है।
एक बैलेंस रहे और जो आरबीआई का टारगेट है उसको पूरा किया जाए आरबीआई के द्वारा, 4 ± 2 के बीच में जो इन्फ्लेशन है उसको लेकर चला जाए, तो सारी चीजें पैटर्न में आती हुई नजर आएंगी। ठीक है, आगे यहां पर हम लोग बात करेंगे इकोलॉजिकल, बेसिकली एक पर्टिकुलर प्राणी के बारे में जिसका नाम है सी उर्चिन। सी उर्चिन जो है इसके बारे में काफी डिटेल में डाउन टू अर्थ मैगजीन के अंदर में आर्टिकल कवर किया गया। तो उसका एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है एग्जाम के लिए जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। अभी यहाँ पर जैसे आप लोगों को ये पर्टिकुलर देखने को मिल रहा है, ऐसा रंग बिरंगा ये जानवर होता है जो पिक्चर में आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, पर लेकिन इसकी डेड बॉडी मिली है एग्जैक्टली इस तरीके का ये हो गया। और इसकी जो डेड बॉडी मिली है ये बिल्कुल ऐसे ऐसे समुद्र में कई सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, कहीं कछुआ, कहीं मेंढक, कहीं जेलीफिश, कहीं आप लोगों को दुनिया भर के जो स्टार फिश हो गई ये सारे। तो उसी तरीके से ये भी एक जीव है जो कि समुद्र के अंदर में रहता है। और जब किसी जीव की मिस्टीरियस डेथ हो जाए, पता ना चले कि क्यों हो गया, उसके परखच्चे उड़ गए, उसकी एक कंडीशन खराब हो गई, तो साइंटिस्ट के लिए ये सोचने वाली बात हो जाती है कि क्योंकि इंसान जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर सी फूड कंज्यूम करते हैं, तो उनको भी कोई दिक्कत देखने को मिल सकती है। अभी जो मिला है ये मिला है रेड सी के पास में। तो रेड सी में जो बेसिकली यहाँ पर ये मिला है, तो वहाँ पर अगर दिक्कतें देखने को मिल रही है तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोरल्स जो होते हैं उनके ऊपर भी इंपैक्ट देखने को मिले, जो कि समुद्र की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे एक इंडिकेटर के तौर पर यहाँ पर माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के बारे में पूरी बात बता रखी है। सी उर्चिन जो है यहाँ पर ये एक मिस्टीरियस डिजीज की वजह से इसकी डेथ हो गई है। सी उर्चिन जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली एंडिनोडर्म जो पर्टिकुलर ग्रुप है उसके साथ में कनेक्ट है। और जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें, इसमें आप लोगों को स्टारफिश और सी कुकुम्बर भी इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आप लोगों को नजर आते हैं। इसके जो सींग्स हैं इसकी वजह से ये जमीन के साथ में चिपका रहता है और ये एक तरीका एल्गी ईटिंग या फिर प्लांट्स ईटिंग यानी कि हर्बीवायर है, इनके शाकाहारी है। ये ऐसा जिनावर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका जो माउथ है बेसिकली ये स्पेशलाइज होता है यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर एरिस्टोटल ये पर्टिकुलर लांटिन करके इसका यहाँ पर ये नाम रखा गया है। ये क्या करता है, ये जो चट्टाने होती हैं उनके बीच में जो एल्गी वगैरह है उसको सोक करता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है। काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो सबसे लार्जेस्ट सी उर्चिन है, जिनको यहाँ पर बेसिकली जिनको यहाँ पर स्पेरोस्टोमा गैंगेटिम ये नाम से जाना जाता है। ये जापान के जो पर्टिकुलर रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि जापान के आसपास में। ये इस तरीके से जो समुद्र का जो फ्लोर है नॉर्मली उसी के ऊपर घूमते हुए नजर आते हैं। और ये जो इसकी जो ये पर्टिकुलर कांटे से इसकी वजह से ये जो फ्लोर होता है ना उसके ऊपर ये चिपके रहते हैं, यानी कि वहीं से जैसे नहीं, जैसे समुद्र के अंदर में अगर काई होगी तो फ्लोर पे ही लगेगी उसके समुद्र के, तो वहां से ये अपना खाना पीना अपना ये आराम से करते रहते हैं। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन बनती है किसी भी क्रिएचर के लिए, खासकर वर्ल्ड वाइड ओशन में कहीं पर भी, तो यहाँ पर ये साइंटिस्ट के लिए सोचने वाली बात हो जाती है कि अगर कल को चलकर कोई दिक्कत ना बन जाए, कोई वायरस या कोई ऐसी बीमारी ना निकल कर आ जाए, तो उसको कैसे कंट्रोल यहाँ पर किया जा सकता है। तो सी उर्चिन के लिए इसीलिए इसके ऊपर स्टडी यहाँ पर की जा रही है। दोस्तों अभी हम लोगों जो ने न्यूज़ डिस्कस की वो मैंने आप लोगों से बात की किसके बारे में, वो मैंने आप लोगों से बात की यहाँ पर उर्चिन के बारे में। समुद्र के अंदर में उसकी डेथ हो गई जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिली। उसी के साथ में कनेक्ट होती ये न्यूज़ निकल कर आएगी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। और यहाँ पर बात की जा रही है एक रेयर डक के बारे में। ठीक है, ये एक बत्तख है जो कि पानी के अंदर पाई जाती है और ये बहुत ब्यूटीफुल बत्तख है। इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ये काफ़ी डिफरेंट कलर का, खासकर रेड कलर का काफ़ी प्यारा सा देखने को मिलता था। पर रिसेंटली अभी इस बत्तख का जो कलर है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो यहाँ पर अगर कोई भी जीव जंतु इस तरीके से अगर चेंज हो रहा है और उसका एक नेचुरल जो पैटर्न है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई ना कोई रीज़न होगा, तो उसी की वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गई है। तो कहाँ से है ये, अभी रिसेंटली न्यूज़ में ये है तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु में बेसिकली तिरुपुरर जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर में यहाँ पर ये न्यूज़ में आई है। और ये एक नॉन माइग्रेटरी एक तरीके से बर्ड है, यानी कि ऐसे नहीं कि आज दिल्ली है कल को मुंबई और परसों कहीं और। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जिस रीजन में पाई जाती है उसी रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसका कलर चेंज होना तो ये रीजन बन जाता है कि आखिर क्या हो गया इस पर्टिकुलर रीजन में कि इसका कलर चेंज हो गया। तो जब भी कोई ऐसी न्यूज में आती है कोई भी ऐसी पक्षी प्राणी, तो उसके बारे में अक्सर यूपीएससी आप लोगों से कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं साइंटिफिक नेम। तो एनएस ये है पोएस सी लोरिंचा। और इसी के साथ में कंजर्वेशन के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो इसके बारे में इसको बोलते हैं लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आते हैं आयुशियन, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड लिस्ट है। अगर इसकी डाइट के बारे में बात करें तो ये ग्रास या फिर वेजिटेशन या ओकेजनली कभी कभी मूड हो गया पार्टी करनी है तो इंसेक्ट्स वगैरह खाती है, वरना ये ज़्यादा उन चीज़ों पर फोकस नहीं देती है। पर सोचो ये जो ग्रास वगैरह खाती है, अगर वहाँ पर उस ग्रास में कोई दिक्कत हो जाए या फिर चीज़ें देखने को मिले तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नॉर्मली पाई जाती है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर में।
और नॉर्मली जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, स्ट्रीम हो गया, एस्चुरी हो गया या मार्सी लैंड वाला एरिया हो गया, तो वहां पर देखने को मिलती है। तो यानी कि अगर ये ठीक ठाक अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही है तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि वो एरिया जो है वो हेल्दी इन्वायरमेंट का एरिया है। पर लेकिन इसकी बॉडी में भी दिक्कतें देखने को मिल रही है। इसका जो बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी ये अलग अलग पैटर्न में आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें इसके फीचर के बारे में तो आप लोगों को पैटर्न देखने को मिलेंगे बॉडी के अंदर। जैसे यहाँ पर आप लोगों को ये पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, उधर वो दिखा है वो आप लोगों को डिफरेंट पैटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहा था। ग्रे डक विद ए हेड आप लोगों को इसका और नेक जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट कलर का यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। तो ब्लैक बिल जो है उसकी येलो टिप, ऑरेंज या फिर कोरल रेड लेग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नहीं, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर ये रेड टाइप के लेग्स नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट स्ट्रक्चर आप लोगों को इनकी बॉडी का देखने को मिलेगा। तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूँ क्या है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में, एक तो ये पाई कहाँ पर जा रही है, तमिलनाडु के अंदर में, साइंटिफिक नेम क्या है और कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, और नॉर्मली किस रीजन में पाई जाती है, इंडिया और पाकिस्तान में। ये बेसिक इंपॉर्टेंट है जिनसे डायरेक्ट आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसके बारे में एटलीस्ट याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये है आप लोगों का सरप्राइज टेस्ट। जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसके क्वेश्चन आप लोगों के सामने होंगे। इससे ये पता चलेगा कि कितने अच्छे से आप लोगों ने अपने चक्षु खोलकर ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल्स हैं वो सुने हैं। तो देखता हूं कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं। अपने क्वेश्चन गिनिएगा और फिर आंसर बताइएगा। तो देखता हूं कितने आप लोग के सही होते हैं, ठीक है। और पीठ थपथपा लेना अगर 50% से अच्छे ज़्यादा मार्क्स आप लोगों के पास में आते हैं तो, ठीक है। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है इंडिया और यूएन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव के बारे में। इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एम है यहाँ पर कि हम लोग ग्लोबल साउथ की जो वॉइस है, कैपेसिटी है, उसको आगे लेकर चले। और इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है कि इंडिया ने अभी यहाँ पर डेवलपमेंट जो गोल है उसमें कहीं ना कहीं G20 के अंदर भी अपनी प्रेसिडेंसी में इस चीज को आगे लेकर चले, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने बातें भी की। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? अगर ध्यान से देखो, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्चिन के बारे में बात की मैंने, सी उर्चिन के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। तो सी उर्चिन के बारे में बोला गया कि ये मैरीन इनवर्टिब्रेट है जो कि नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलते हैं ओशियन फ्लोर के ऊपर में। दूसरा बोला गया कि ये है इंक्लूड करते हैं मैरीन क्रिएचर लाइक जो आप लोगों को यहाँ पर सी कुकम्बर या फिर जो आप लोगों को यहाँ पर ये स्टारफिश देखने को मिलती है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? 1, 2, बोथ या फिर नन। ये बेसिकली इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं इसके बारे में भी आप लोगों से बात की थी मैंने कल, आप लोगों को याद होगा। देखता हूं कौन बता पाता है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंडियन स्पॉटेड बेल्ट डक के बारे में, जिसके बारे में मैंने बात की। एक तो नॉन माइग्रेटरी है ये बोला गया है, ये पाई जाती है बेसिकली इंडियन वेटलैंड के अंदर में। दूसरा, इसको क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में रखा गया IUCN की लिस्ट के अंदर में। तो कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में? सोलर एक्लिप्स के बारे में। डिटेल में आर्टिकल डिस्कस किया मैंने आप लोगों से, तो ये आप लोगों का रिवीजन भी हो रहा है एक तरीके से। तो बोला गया कि ये नॉर्मली देखने को मिलते हैं जब जो मून होता है, ठीक है, वो फारटेस्ट पॉइंट पर होता है अर्थ से, ये बोला गया है। इसी के साथ में इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी यहां पर जाना जा रहा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में? इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड के बारे में। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड के बारे में। तो बोला गया कि ये एक तरीका डेट इंस्ट्रूमेंट है जो इशू किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये कैरी करता है हायर यील्ड अगर बात करें देन द कॉर्पोरेट बोर्ड फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। इंटरेस्टिंग है, ध्यान से याद रखना, क्वेश्चन गलत हो सकता है ये, तो अच्छे से आंसर देना। कैरेबियन इनबॉक्स जेलीफिश के बारे में मैंने बात की आप लोगों से, इनबॉक्स नहीं बॉक्स, ठीक है। इनबॉक्स ये बात की जा रही है बेसिकली यहाँ पर कि एक तरीके से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लॉन्ग और नो ब्रेन इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एसोसिएटेड है लर्निंग कैपेसिटी इसकी जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो एसोसिएटिव लर्निंग कैपेसिटी आप लोगों को नजर आएगी। और ये ये बेसिकली ट्रेन करती है प्रिडिक्ट करने के लिए जो कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे अवॉइड करना है। ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन। सही क्वेश्चन का आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ चाइना सी के बारे में। बोला गया कि पार्ट है इंडियन ओशन का। दूसरा बोला गया कनेक्ट करता है ताइवान स्टेट के साथ में इस चाइना सी के। और नेक्स्ट बोला गया कि बॉर्डर करता है चाइना, फिलीपीन और वियतनाम के साथ में। तो ये डिटेल में मैप देखकर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था दिखाकर। ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन। सही आंसर क्या है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो नाम आप लोगों को याद हो ही जाना चाहिए। इसको बोला गया क्या? ये है काबोम्बा फुरकुटा, ठीक है। तो काबोन जो यहाँ पर काबोम्बा फुरकुटा जो है ये रिसेंटली अभी न्यूज में थी। तो ये है क्या रियलिटी में? तो इन्वेसिव स्पीसीज बोला गया है, कीस्टोन स्पीसीज, इंडिकेटर स्पीसीज या फिर यहाँ पर फ्लैगशिप स्पीसीज। तो क्या सही आंसर है?
तो ये बताना है। देखिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिखे होते हैं, तो दोनों में से जो भी आप लोग कंफर्टेबल फील हो पढ़ लिया करिए, ताकि आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर सही से दे सकें। अगर दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास के बारे में बात की जा रही है, ये किसके किसके बीच में देखने को मिलती है? इंडिया फ्रांस, इंडिया सऊदी अरेबिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया या यूएसए। सही आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है। एक सी सेट का क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, अक्सर आप लोगों से सी सेट में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही आंसर दीजिए, देखता हूं कौन इसको अटेम्प्ट करता है और इसका आंसर भी आप लोगों को बताया जाएगा। इंक्लूडिंग सी सेट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप लोग काउंट करने हैं कितने क्वेश्चन हो गए, और फिर अपना आंसर बताना है कितने आप लोगों के इसमें से करेक्ट हुए, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर है बी यानी कि बोथ। तो तसल्ली में आप लोगों से डिस्कस किया था किस तरीके से हम लोग साउथ को लेकर साथ में चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आंसर इसका आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसका भी बोथ है। यहां पर उर्चिन के बारे में डिस्कस किया था, तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट बोली गई है वो दोनों करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग का यहां पर ये गलत हो जाएगा, इसमें करेक्ट पूछा गया है और आप लोगों की फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड गलत है, क्योंकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड यहां पर बोल दिया गया है, जबकि मैंने बोला था लीस्ट कंसर्न, अगर याद होगा आप लोगों को आर्टिकल में। नेक्स्ट यहां पर जो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। आप लोगों ने अच्छे से इसका आंसर दिया, कई सारे बच्चों ने, तो करेक्ट आंसर बेसिकली कई सारे बच्चे ध्यान से सुनते हैं तो अच्छा आंसर देते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसका आंसर मैक्सिमम ने गलत दिया होगा, ठीक है। ये यहां पर क्या है, यहां पर इसमें स्टेटमेंट बोला गया कि करेक्ट कौन सी है, पर लेकिन दोनों की दोनों जो है वो इनकरेक्ट है यहां पर, क्योंकि ये जो बॉन्ड है, ये इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं, इसमें वर्ल्ड बैंक का मैंने कहीं भी आप लोगों के सामने जिक्र नहीं किया, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा, ये कैरी आउट करते हैं हायर यील्ड देन द कॉर्पोरेट बॉन्ड फॉर डेवलप नहीं डेवलपिंग बोला गया था, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो यहां पर इनकरेक्ट होगी, ठीक है। तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया, ओके। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कैरेबियन जो बॉक्स जेलीफिश के बारे में, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें भी ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात थी नहीं, सारी की सारी चीजें पढ़ाई वो सारी की सारी करेक्ट थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर ये है, इसके बारे में पूछा था, तो इसमें ये बेसिकली साउथ चाइना सी के अंदर मैप दिखा के मैंने पढ़ाया आप लोगों को, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो गलत क्या है? तो यहां पर देखने को मिलेगा वेस्टर्न पैसिफिक ओशन जो है वो बॉर्डर करता है साउथ एशियन सी मेनलैंड के साथ में, तो साउथ चाइना सी के बारे में बताई गई है बेसिकली, जो मैप दिखाकर मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है काबोम्बा फुरकुटा के बारे में, तो क्या है ये? अभी क्या डिस्कस किया मैंने, क्या एक ऐसी प्रजाति है जो कि फैल गई दुनिया भर की यहाँ पर कोल वुडलैंड के अंदर में, तो ये एक तरीके इन्वेसिव स्पीसीज है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर हो गया इसका बेसिकली ए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर युद्ध अभ्यास यूएसए के साथ में अभी डिस्कस किया, तसल्ली में कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। और सी सेट का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से टोटल क्वेश्चन आप लोगों के कितने थे बताना, और आंसर कितना आप लोगों ने सही दिया ये बताना। इससे पता चलता है कि कितनी तसल्ली में आप लोगों ने चीजों को सुना था, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ओके। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट लोकेशन के बारे में, जो कि कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती है, और आज बात करेंगे यहाँ पर सुंदरबन नेशनल पार्क के बारे में। याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, वेस्ट बंगाल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के पास में यहाँ पर नजर आता है, ठीक है। अगर बात की जाए सुंदरबन नेशनल पार्क के बारे में, तो 4 मई 1984 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनाया गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया, सॉरी। और फिर 1987 में यानी कि 3 साल बाद यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज वर्ल्ड इसका पार्ट बना लिया गया, ठीक है। इसको यहाँ पर वर्ल्ड जो नेटवर्क है यहाँ पर वो बायोस्फीयर रिजर्व जो यहाँ पर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें इसको 2001 में डाला गया। इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। बंगाल टाइगर के लिए काफी ज्यादा फेमस देखने को मिलेगा। सुंदरबन डेल्टा यहाँ पर ये किसके नाम पर रखा गया है? एक सुंदरी नाम का ट्री यहाँ पर पाया जाता है, जिसके नाम पर इसका नाम सुंदरबन डेल्टा रखा गया। तो ये बहुत ही बेसिक सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो कि आप लोगों से एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। कल एक बच्चे ने स्पेशली मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे और कह रहा है कि सर कल इतने खतरनाक वोकैबुलरी निकाल के लाए, कहाँ से निकाल के लाए थे? मार्स से निकाल के लाए थे, कुछ तो मार्स से थे और कुछ हमारा भी चंद्रयान गया ना चांद के ऊपर, कुछ उसने भेजे हैं, कुछ मंगल ग्रह से थे, कुछ मार्स से थे, तो दोनों इकट्ठे करके आपके सामने लेकर आया था। पढ़ लिया करो, कुछ नया जानने को मिल रहा है तो उसमें दिक्कत आ रही है। आज थोड़े सस्ते हैं, ठीक है। आज मतलब कई सारे देखता हूँ कौन इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करते हैं, इनके ऊपर भी नहीं किया तो फिर तो भाई साहब मतलब क्या करूँ, बस पागल खाने भेजना पड़ेगा अगर ये भी नहीं आप लोग बना रहे हो सेंटेंस। काफी इंटरेस्टिंग है, कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ सेंटेंस फॉर्म करिए। कई सारे एग्जाम में यूपीएससी के एनडीए सीडीएस में भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, आंसर राइटिंग में भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे शब्द को। पहला जो शब्द है यहाँ पर ये है रिकैप्चर।
यानी किसी चीज़ को फिर से पकड़ लेना या फिर से प्राप्त कर लेना, छूट गई हाथ से फिर से कंट्रोल कर लेना उसको। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपकी पोजीशन कोई आप लोगों के पास में फिर से आ जाए, कुछ इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। घर छोड़ के चले गए थे फिर से चले गए, ठीक है कुछ भी बोल लो। तो यहाँ पर नेक्स्ट है इरोजन। आप लोगों ने मिट्टी का कटाव, जब बहुत तेज हवा चल रही थी और पानी बह रहा था तो मिट्टी उड़ रही थी और मिट्टी का कटाव हो रहा था, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सीज फायर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप लोगों को युद्ध विराम कई बार सुनने को मिलता होगा, सीज फायर हो गया, पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है कि नहीं तो ये कई बार आप लोगों को न्यूज़पेपर के बड़े फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले वर्ड हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है जिनोसाइडल, नरसंहार बोलते हैं। ये नरसंहार कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है कई जगह, जैसे कि अगर बात करूं तो रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पर क्या कहते हैं, ये नहीं सीरिया के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर कई सारे लोगों की जान गई, पास्ट में हिटलर के द्वारा नरसंहार किया गया, वो सब चीजें। नेक्स्ट यहाँ पर ऑटोनॉमी, ये होता है एक तरीके स्वराज्य यानी कि स्वतंत्रता। आप लोगों के ऊपर कोई एक तरीके सर्विलेंस नहीं लगाए बैठा है 24 घंटे, आप लोगों को भी जिंदगी जीने का अधिकार दे रखा है, अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस फॉर्म जरूर करना, अगर आप लोग एक सेंटेंस भी फॉर्म करते हैं ना इसमें से, तो कई सारे लोगों से आप लोग आगे निकल जाते हैं। और ये कई सारे लोग जो है आलस में आकर ये काम नहीं करते हैं। ये एक कंप्लीट वीडियो आप लोग को इतना कुछ सिखाकर जाएगी कि पूरे दिन में आप लोग को इतना कुछ एक तरीके से मॉर्निंग के टाइम पर इतना तैयार कर देगी कि शाम तक अगर किसी दिन कुछ पढ़ाई भी नहीं हुई ना, तो आप लोग को ये नहीं लगेगा यार आज कुछ पढ़ा नहीं है। तो इसलिए ढंग से इस वीडियो को मॉर्निंग में ही निपटा लिया करो और फिर पूरे दिन जो है वो कॉन्फिडेंट फील करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को और अच्छे से अपनी प्लानिंग भी आप लोग कर पाओगे जब चीजों को मॉर्निंग में ही अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो कौन कौन सेंटेंस फॉर्म कर रहा है जरूर बताना, और जो फॉर्म कर रहा है वो मेरी तरफ से पीठ थपथपा लेना, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। डिस्कशन काफी बड़ा हो गया वैसे, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी यार, मतलब मजे मजे में कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया। कुछ छोटी छोटी बातें देख लो फटाफट। जस्टिस गीता मित्तल जो है उनकी कमेटी आप लोगों को देखने को मिलती है मणिपुर मुद्दे के ऊपर, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जोशीमठ के अंदर में काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली थी, तो यहाँ पर कई सारे इंस्टीट्यूट जो है उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो उसी के बारे में बात की गई है। गगनयान मिशन जो है वो अभी आगे भी न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं था, बहुत लार्ज स्केल पर आगे भी बार बार आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आएगा। AIADMK जो है वो यहाँ पर NDA से अलग हो गई है, तो इसके बारे में न्यूज है, पॉलिटिकल न्यूज है, कुछ मतलब नहीं है आप लोगों के लिए। तिब्बत को चाहते नहीं है कि तिब्बत आजाद हो, बस थोड़ी सी ऑटोनॉमी मिल जाए। दलाई लामा साहब का ये स्टेटमेंट आना काफी बड़ी बात है अपने आप में। ये यहाँ पर खासकर चाइना के सेपरेशन के बारे में बात करते हैं, तो तिब्बत चाइना के कंट्रोल में आप लोगों को देखने को मिलता है। स्कूल के जो यूपी के स्कूल के अंदर में जो बदतमीजी देखने को मिली थी, एक टीचर ने यहाँ पर एक मुस्लिम बच्चे को जो पिटवाया था, तो उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये चल क्या रहा है, यूपी के अंदर में एजुकेशन की क्वालिटी आखिर है क्या, इसके ऊपर ध्यान देने की बात है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर चाइना और नेपाल की जो रिलेशनशिप है वो गहरी होती जा रही है। लगभग 12 एग्रीमेंट साइन किए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है, क्योंकि उनके लीडर जो है वो बीजिंग की विजिट पर है, तो उन्होंने दबाकर पैसे दिए, फिर इनको नॉर्मल सी बात है। ये आर्टिकल मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ही लिया, इसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए चाइना और फिलीपीन के रिलेशन के बारे में। बाकी इसके ऊपर भर भर कर लोगों ने वीडियो बनाई कि यहाँ पर नाजी को एक तरीके से कनाडा के अंदर में वो किया गया, एक नहीं अप्रिशिएट किया गया, तो ये इतना बड़ा इशू है नहीं आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, बस पॉलिटिकल गेम है, आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा सा चल के आ रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसी के साथ में यूएसए और इंडिया जो है वो काफी एक तरीके से दुखी है, क्योंकि फिर से श्रीलंका जो है चाइनीज वेसल को अलाउ कर रहा है और लगभग 80 दिन तक यहाँ पर ये रहने वाला है। इसमें 28 साइंटिफिक ये रिसर्च करेगा, तो कंसर्न ही रहता है कि हमारे पड़ोस में बैठकर क्या क्या बदतमीजी ये कर सकता है, तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में रहता है। बाकी जिसको पसंद है सुडोकू जरूर भरना, ये आप लोगों के लिए गेम है, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना, अपने माइंड की एक्सरसाइज करा लेना, और कल की सुडोकू का ये आंसर है आप लोगों के सामने। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना, और शाम को एप्लीकेशन पर पहुंच जाना 5 बजे अपना टेस्ट देने के लिए, जो आप लोगों का डेली क्विज होता है। और आंसर राइटिंग अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो ये आप लोग देख लेना, डेली डेमो आंसर मिलता है यहाँ पर आप लोगों को, जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, तो इसके लिए आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। फीडबैक जरूर देना दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। पूरी टीम ने जान डाल दिया, ठीक है, तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है चीजों को अप्रिशिएट करना, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।